हेलो हेलो। तो इसके पहले जो चेयरमैन थे बीपीएससी के, अतुल प्रसाद जी, तो उनके कार्यकाल में बीपीएससी में कुछ रिफॉर्म लिए गए जो काफ़ी हद तक सही साबित हुआ। टाइम पे सारे एग्जामिनेशंस वगैरह सब समय पे होने लगे और काफ़ी बेहतरीन तरीके से परीक्षा का सब संचालन ठीक ढंग से हुआ। फिर उन्होंने एक व्यवस्था बना दी कि हर साल कम से कम एक बार बीपीएससी सीएससी का पेपर हो जाएगा। पीछे क्या होता था कि 4-5 साल पे पेपर होता था, फिर कभी मूड बना तो एक ही साल 2-3 बार 2-3 पेपर हो जाता था। ठीक है, जैसे मान लो कि 2011 से लेकर 15 तक बीपीएससी का कोई पेपर ही नहीं हुआ, तो 2015 में हुआ तो शायद 52 से 55 या 51 से 55 करके चार एक ही साथ निपटा लिया गया। तो पहले ऐसा होता था, लेकिन जब ये चेयरमैन बने अतुल प्रसाद जी, तो उसके बाद से बहुत सारा परिवर्तन हुआ और उन्होंने बोला कि एक सीएससी का पेपर एक साल में कम से कम हो जाना चाहिए। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग सारी व्यवस्थाएं सेट की गई। 69वीं तक तो वो लगभग लगभग फाइनल करा के गए। फाइनल रिजल्ट तो अभी मतलब कुछ दिन पहले आया है, लेकिन काफ़ी सारा काम उनके समय में हो गया था। तो फिर उन्होंने निर्धारित किया कि हर साल एक पेपर होगा। तो 69वीं हुआ 2024 में, उसका डेट रखा गया था कि 2024 में 30 सितंबर का पेपर हो जाएगा। तो फिर आगे अगले साल 30 सितंबर को प्रीलिम्स, जनवरी के फर्स्ट वीक में मेंस, फिर अप्रैल में इंटरव्यू, और आगे चल के मई जून अगस्त तक उसको फाइनल रिजल्ट में दे देना। तो 9-10 महीना का ये पूरा प्रोसेस है, फॉर्म भरने से लेकर और फाइनल सिलेक्शन तक, और ये हर एक साल कंप्लीट करा लेना है। तो ऐसी व्यवस्था उन्होंने बनाकर गए। लेकिन वर्ष 2024 में व्यवस्था थोड़ा गड़बड़ हो गया, क्योंकि सामान्य प्रशासन विभाग, सभी बिहार सरकार का जो डिपार्टमेंट है वहाँ से कितनी सीट वैकेंट है ऑफिसर लेवल का, वो सारा अपना कैलकुलेट करके सामान्य प्रशासन विभाग पहले बिहार सरकार को भेजते हैं, फिर बिहार सरकार का सामान्य प्रशासन विभाग इसको बिहार लोक सेवा आयोग को भेजता है, फिर उसके अकॉर्डिंग रिक्रूटमेंट निकलता है या फिर भर्ती प्रक्रिया आरंभ होती है और प्रक्रिया आगे बढ़ता है। तो 30 सितंबर 2024 से पहले ये सारा काम नहीं हुआ। सभी डिपार्टमेंट ने अपना अपना वैकेंसी सामान्य प्रशासन विभाग को नहीं भेजा, फिर ये कमीशन के पास नहीं हुआ, इसलिए थोड़ा बहुत इसमें डिले हो गया। बढ़ो। ठीक है, तो वर्ष 2024 में इस पूरी बहाली प्रक्रिया में थोड़ा सा डिले हुआ। डिले हुआ इन द सेंस, तो इसमें थोड़ा सा चेंज हुआ। अब प्रीलिम्स जो 30 सितंबर को हो जाना चाहिए था, तो वो प्रीलिम्स हुआ 13 दिसंबर को। ठीक है, और 13 दिसंबर को पेपर हुआ। तो सारी कहानी अभी आप देख ही रहे हैं कि 13 दिसंबर को एक बापू एग्जाम सेंटर था जहाँ पे लगभग 18,000 बच्चों का सेंटर था। वहाँ पे कुछ पेपर का सही ढंग से नहीं पहुँच पाना या जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर था, जिसके कारण से वहाँ पे हल्ला हुड़दंग हुआ और बाद में कमीशन ने उस पेपर को वहाँ पे रद्द किया। अब चूंकि 18,000 बच्चे बच्चे वहाँ पे थे उस हॉल, मतलब वो पूरे सेंटर पे, और सामान्यतः एक सेंटर पे 500 से 600 बच्चे होते हैं। ठीक है, मतलब एक डिस्ट्रिक्ट में मतलब 17-18 हज़ार बच्चे एग्जाम देते हैं। अब कमीशन ने इसको माना कि एक सेंटर पे पेपर कैंसिल हुआ, इसलिए एक ही सेंटर का पेपर हम रद्द करेंगे, और बाकी सेंटर पे फेयर हुआ है इसलिए अब वो बाकी सेंटर का पेपर रद्द नहीं होगा। 912 सेंटर बनाए गए थे, तो उन्होंने गिना दिया कि 911 का ठीक ठाक हुआ है और 912वां पे गड़बड़ हुआ है, तो उसको हम अलग से लेंगे। इसका रेफरेंस दिया कमीशन ने कि एक बार ऐसे ही हुआ था 66 बीपीएससी में, कि एक सेंटर पे, औरंगाबाद का एक सेंटर था जहाँ पे एग्ज़ाम गड़बड़ हुआ था, तो फिर वहाँ पे री एग्ज़ाम हुआ और वहाँ से पेपर लिया गया, फिर रिजल्ट वगैरह बना, कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुआ। लेकिन फिर बच्चों ने अपना तर्क दिया कि भाई औरंगाबाद सेंटर 66 बीपीएससी में जो हुआ था, तो वहाँ पे सिर्फ 500 या 522 समथिंग इतने बच्चे थे, तो उससे ज़्यादा रिजल्ट प्रभावित नहीं होगा। एक तरफ 4.5-5 लाख लोग हैं, दूसरी तरफ 500-600 लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो उससे ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन ये पूरा 18,000 लोगों का मामला है। ठीक है, अगर इसको छोटे छोटे सेंटर बनाया जाता तो इसमें लगभग 25 से 30 सेंटर, खुद बीपीएससी 22 को सेंटर पे बना के 4 तारीख को एग्जाम लिया है। ठीक है, फिर सुप्रीम कोर्ट का रेफरेंस लिया गया इसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने का एक जजमेंट है, नीट का एक बार पेपर हुआ था तो 2-4 सेंटर पे गड़बड़ हुआ था, तो वही 2-4 सेंटर का हुआ। तो कमीशन ने भी लॉजिक दिया कि ऐसे ऐसे रहा है, तो मामला अभी ये सुप्रीम कोर्ट भी जा चुका है। 7 जनवरी को अच्छे कल इसकी सुनवाई है सुप्रीम कोर्ट में पेपर को लेकर। बाकी प्रोटेस्ट वगैरह पटना में चल ही रहा है। ठीक है, प्रशांत किशोर जो वहाँ पे बैठे हुए थे जन स्वराज, कल रात को उनको पुलिस उठा ले गई है गांधी मैदान से। अब इस पे अलग एक बवाल चल रहा है। ठीक है, पूरे समर्थक तो ये अभी चल रहा है।
सरकार के पास पावर है, सरकार अब अगर उसमें कुछ इंटरफेयर करे तो सरकार कुछ कर सकती है, लेकिन आप देख ही रहे हैं नीतीश कुमार को तब ये भी संभावना नहीं है कि किधर रहेंगे किधर जाएंगे, तो अपनी ही दुनिया चल रहा है। तो थोड़ा सा जो कमीशन के तैयारी के करने वाले बच्चे हैं उनके लिए थोड़ा सा ये सब घटनाएं होती हैं तो लगता है कि मतलब किधर, मान लो कितना मेहनत से हम तैयारी करें और सब कुछ करने के बाद ठीक ढंग से पेपर ना हो और सही समय पे सारी चीज़ें ना हो तो थोड़ा सा आदमी क्या हो जाता है, डीमोटिवेट हो जाता है। जबकि अतुल प्रसाद थे तो उनके कार्यकाल में सारी चीज़ें एकदम मतलब बेहतर तरीके से हो रही थी। जब हम लोगों का सिलेक्शन हुआ सब उन्हीं उन्हीं का कार्यकाल चल रहा था। कब रिजल्ट आना है तो एक ट्वीट आएगा, कब ये मेंस का रिजल्ट आना है, कब इंटरव्यू होना है, सब एकदम फेयर तरीके से सारी चीज़ें हो रही थी। लेकिन इधर तो 4 महीने से फिर थोड़ा सा व्यवस्था इधर उधर हो गया, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं कि व्यवस्था इधर इधर ही रहेगा। ठीक है, चीज़ें आती हैं सामने, क्योंकि अभी जो चेयरमैन है वो रिटायर्ड पर्सन है, मतलब वो रिटायर हैं। सरकार ने पता ना कहाँ से खींचतान को उनको बना दिया है, गुजरात के वो व्यक्ति हैं, अभी वो रिटायर भी हैं और उनको बुलाया गया, उसके कमीशन का अध्यक्ष बनाया गया। 14-15 केस हैं उनके ऊपर, मतलब जो घोटाले वोटाले का। तो ऐसे वो संदेहास्पद है कि भाई कैसे सरकार ने इस पे पलट लिया। फिर भी उन सारी चीज़ों बातों को हटाकर हमेशा ऐसा नहीं रहेगा। चाहे प्रीलिम्स का क्वेश्चन का लेवल भी आप देखेंगे तो पूरा एकदम मजाक बन गया है बीपीएससी का प्रीलिम्स का पेपर। जबकि जस्ट अभी उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का पेपर हुआ है प्रीलिम्स का, देखने से लगता है कि हाँ ये पेपर है कमीशन का, जिससे जो चयन जिन व्यक्तियों का होगा वो एसडीएम, डीएसपी और अलग अलग इतने महत्वपूर्ण पदों पे जो बैठेंगे उनका कुछ अपना वो है। तो इतना आसान पेपर पहले तो था, जितना अब तुक्का लगाने वाले लोग, ऑब्जेक्टिव पढ़ने वाले लूसेंट रट्टा मार के जो है वो आराम से 100 के आसपास बना दिया है, और जितने लोग कंसेप्ट वाले थे वो सब कंसेप्ट में ही उलझे रहे। क्योंकि 69th का पेपर जो हुआ था पूरा बेहतरीन तरीके से पेपर हुआ था, उसमें पूरा थोड़ा सा डेप्थ में और डिटेल में क्वेश्चन पूछी गई थी, उसी को ध्यान में रखकर सारा चीज़ चल रहा था। लेकिन फिर इधर थोड़ा सा गड़बड़ सड़बड़ हो गया है। लेकिन उन सारी चीज़ों पर ध्यान नहीं देना है। एक अध्यक्ष आता है, फिर वो जाते हैं, फिर दूसरे आते हैं, फिर कुछ रिफॉर्म होता है, ये प्रक्रिया चलते रहती है। उसमें कोई आपको नहीं टेंशन लेना है कि अभी कमीशन किधर जा रहा है, क्योंकि आप जब प्रिपरेशन करेंगे तो कोई जरूरी नहीं कि सिर्फ एक ही बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का, बिहार स्टेट के निवासी हैं, रिजर्वेशन का लाभ मिलेगा, सारी चीज़ें हैं वो तो आप देंगे ही बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का, परंतु कोई ज़रूरी नहीं कि सिर्फ यहीं तक आप सीमित रहेंगे। इसके अलावा अदर स्टेट पीसीएस 9 भारत के उत्तर भारत के 9 ऐसे हिंदी भाषी स्टेट है जहाँ पे आप स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के परीक्षा में भाग ले सकते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश है तो यूपी पीसीएस आप देंगे, झारखंड पीसीएस देंगे, छत्तीसगढ़ देंगे, राजस्थान देंगे, आप मध्य प्रदेश देंगे। ऐसे करके 9 स्टेट का अपना वहाँ के पब्लिक सर्विस कमीशन का आप पेपर भर सकते हैं। बिहार से हैं तो उस स्टेट में आपको जनरल में काउंट किया जाएगा, तो उससे कोई फर्क नहीं है। जिसका प्रिपरेशन है वो जनरल, ओबीसी और कास्ट कैटेगरी, उससे क्या फ़ायदा, कुछ विशेष प्रावधान उसमें नहीं है। ठीक है, तो ये है। तो अभी 17th का हुआ है, आगे जो पेपर होगा 2025 में ऐसी उम्मीद है कि 71 का हो, इसके लिए 71 ही लगाया गया है। ठीक है, तो जिनका ग्रेजुएशन हो गया है या फिर जिसका इस साल होने वाला है तो ये देंगे ही। ठीक है, और बाकी जो आगे प्रिपरेशन करने वाले हैं, कॉलेज ईयर में हैं, अभी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर या फिर लास्ट ईयर जिसमें भी हैं, तो प्रिपरेशन की शुरुआत करने का जो अगर बात करें, अच्छा एक बात तो पहले कि यहाँ से जो सिलेक्शन, एक यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का नाम सुने होंगे यूपीएससी, उसमें कोई विवाद नहीं है, वो एकदम 100% शुद्ध है। उसका कभी नहीं सुने होगी पेपर कैंसिल हो गया, कहीं से पेपर लीक हो गया, फला ढिमका। जब से हम लोगों ने होश संभाला है तब से तो ऐसा बिल्कुल नहीं सुना है इतिहास में। वो उसका पूरा फेयर एग्जाम होता है। तो वहाँ से जो लोग सेलेक्ट होते हैं, आपको पता है यूपीएससी से तो आईएएस आईपीएस बनते हैं। उसके नीचे के जितने सारे पद होते हैं वो सामान्यतः स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन से भरे जाते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए यूपीएससी आप पास करेंगे तो पहली ज्वाइनिंग जो होगा वो लेवल 11 सरकार का लेवल है, लेवल 1 जैसे ग्रुप डी है तो लेवल 1 का है। ठीक है, सबका बेसिक पेमेंट है, फिर उसका डी है, फला डिम का, वो छोड़ के यूपीएससी पास करने से लेवल 11 पे ज्वाइन होता है। ठीक है, आप बीपीएससी का टॉप मोस्ट पद आप जैसे डीएसपी और ये एसडीएम और भी बहुत सारे पद है जो पास करेंगे तो लेवल 9 से ज्वाइन करेंगे। 3-4 साल के बाद फिर प्रमोशन होगा, आप लेवल 11 तक पहुंच जाते हैं। तो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन अगर पूरा कॉम्पिटिटिव की दुनिया में अगर बात करें तो यूपीएससी के बाद से सेकंड मोस्ट हाईएस्ट लेवल वाला एग्जाम माना जाता है, बाकी नीट और उस साइड की अगर अलग से हटा दे तो। ठीक है, स्टेट के अंतर्गत तो सबसे टफेस्ट एग्जाम में से आता है, क्योंकि पब्लिक सर्विस कमीशन का आप एग्जाम निकालते हैं, ऑफिसर बनते हैं,
चाहे कोई भी रैंक हो, कोई भी कुछ भी हो, ऑफिसर आपके नाम के आगे लगता ही है और आप ऑफिसर ही बनते हैं, ठीक है। जिसमें से सबसे टॉप मोस्ट पद में एसडीएम का पद आता है, नाम सुना, अनुमंडल पदाधिकारी, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, या वो जो जिसको बोलते हैं एसडीएम। सब कुछ ठीक ठाक रहा तो कुछ दिन के बाद प्रमोट होकर फिर उनको आगे प्रमोशन होता है, कुछ लोग डीएम्स वगैरह बनते हैं, बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के नाम से इसको जाना जाता है। जिसको पुलिस वर्दी और ये सब पसंद है तो फिर वो डीएसपी बनते हैं भाई, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, डीएसपी, जो हर एक अनुमंडल में एक होता है, तो वहाँ पे बनते हैं। जिले के जितने सारे पुलिस स्टेशन हैं, दरोगा, कांस्टेबल, सब आपके हाथ में हैं। आप भले आईपीएस के हाथ में, वो अलग बात है, लेकिन एक अनुमंडल के अंतर्गत पूरा सर्वे सर्वा है। और भी बहुत सारे पद इसमें होते हैं, लगभग 16-17 प्रकार के पद होते हैं। जिसमें नीचे जाओगे तो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, बीडीओ का नाम सुने होंगे, सर्किल ऑफिसर, सीओ का नाम सुने होंगे। इन सब पदाधिकारियों से आपका कभी ब्लॉक में आप जाते होंगे तब मुलाकात होगी, कभी कलेक्ट्रेट में जाइए तब मुलाकात होगी। पूरा ये लोग तो फील्ड में ही रहते हैं ना, ठीक है। तो इनका पावर, शक्ति, रुतबा कितना है अगर दिखना हो तो कभी अपने ब्लॉक में घूमिए, 10-11-12 बजे के पास जाइए, जब बीडीओ साहब की गाड़ी आती है। लेवल 7 का ही है लेकिन बीडीओ है तो भाई पूरा ब्लॉक के सर्वे करवाएं। जब सीओ की गाड़ी आती है तो किस तरह से, एसडीएम डीवाईएसपी भी बहुत ऊपर लेवल की बात हो, तो इन लोगों की गाड़ी आती है तो कैसे माहौल बनता है, उन सारी चीज़ों को आप देखेंगे तो लगेगा कि हाँ बात तो कुछ है। अब सिविल सर्विस का प्रिपरेशन अगर पूरा होल अगर हम बात करें, यूपीएससी को हटाकर, अभी आगे उस पर भी लास्ट में हम 10 मिनट वक्तव्य रखेंगे। अगर पूरा बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन या अदर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की बात करें तो पहले एक ओवरऑल आज की क्लास पे चूंकि ओरिएंटेशन और स्ट्रेटजी पे बेस होगा, तो सबसे पहले एक सिलेबस का फ्रेमवर्क आपको बताएंगे बीपीएससी का। फिर ऐसे स्टेप बाय स्टेप, मान लो कि यूपी का कभी वैकेंसी नेक्स्ट ईयर निकलेगा तो यूपी से समझा देंगे, झारखंड का कभी निकलेगा तो झारखंड समझ लेंगे, कभी एमपी का निकलेगा तो एमपी समझ लेंगे। तो उस तरह से स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। आज के क्लास में हम स्पेशली बीपीएससी के प्रिपरेशन, उसमें कितने पेपर होते हैं, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू कितने नंबर का होता है, प्रीवियस क्या कट ऑफ रहा है अभी, इन सारी चीज़ों पे हम आपसे बातचीत करेंगे। और फिर इसको निकालने का क्या एक बेहतरीन तरीका हो सकता है, उस पर भी हम अपना बात रखेंगे। फिर उसके बाद से जो क्लासेस होंगी, क्लास का शेड्यूल क्या होगा, किस प्रकार से, उस पर बातचीत करेंगे, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत। एक बात ये बता दीजिए कि कितने लोग इसमें हैं जिनका मुख्य उद्देश्य वही है कि हमको बीपीएससी का पहली प्राथमिकता वो है कि बीपीएससी का पेपर देना है, ना निकले तो फिर बाकी बाद में सोचना है, ठीक है। हाथ नीचे करिए। यानी बाकी लोग अपने इस प्रिपरेशन के कुछ साथ कुछ और स्ट्रेटजी बना कर रखें, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हमारा मानना है कि शुरुआत में जब प्रिपरेशन करिए तो एक बार जोर लगा के पहले एक अपना जो एम फिक्स की है उसके लिए पढ़िए। उसके बाद से न हो किसी कारण बस 2-4-5 नंबर से छट गए, कहीं और दिक्कत परेशानी आ गई तो ठीक है, आजीविका का साधन की व्यवस्था करना है तो कोई और काम कर लिए या किसी और जॉब में चले गए, वो अलग बात है। लेकिन पहला और दूसरा प्रयास, कम से कम 2-3 प्रयास तो पूरे जोर शोर से इसमें लगना चाहिए कि हाँ लगे कि हमने पूरा पढ़ाई करके और सही ढंग से परीक्षा में अपीयर हुए थे और सही ढंग से हमने परीक्षा को दिया, और किसी कारण बस नहीं हुआ वो अलग बात है, तो फिर बाद में दूसरे पेपर पे आप शिफ्ट होते हैं और फिर दूसरे एग्जाम आप देते हैं, ये बात तो है, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं। और तो स्पेशली अब देखो, अब इसमें तैयारी करना है, तो तैयारी करना है तो आपको पता है कि 3 स्टेज में ये पेपर होगा। पहले होगा प्रारंभिक परीक्षा, उसके बाद से होगा मुख्य परीक्षा, उसके बाद से होगा आपका इंटरव्यू। प्रारंभिक परीक्षा अगर बात करें तो जस्ट लाइक एक समझ लीजिए कि बहुत सारी भीड़ कमीशन के पास आ गई, जिसमें से बहुत कुछ लोगों को निकाल लेना है। एक मतलब कमीशन की राइट रिटर्न है कि हम ये मतलब पीटी लेने का मुख्य उद्देश्य यही है कि चूंकि हम 5 लाख लोगों का मेंस का कॉपी एक साथ नहीं जांच कर सकते हैं, इसलिए कुछ लोगों को पहले ही रेस से बाहर कर दिया जाए जो नॉन सीरियस या कुछ इस प्रकार के हैं जो ठीक, तो उनको छांट कर फिर मेंस में लाया जाए कि मेंस की कॉपी को हम पूरी तरह से चेक करके फिर उनका मूल्यांकन कर सके। तो एक एलिमिनेशन आप समझ लीजिए, प्रीलिम्स का परीक्षा वही है। बिहार लोक सेवा आयोग की प्रीलिम्स की परीक्षा की बात करें तो टोटल प्रारंभिक परीक्षा अभी जो पैटर्न चेंज हुआ है उसके अकॉर्डिंग एक ही पेपर होता है सामान्य अध्ययन का। दूसरे स्टेट में जाएंगे तो जैसे उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन है तो 2 पेपर होता है, एक सामान्य अध्ययन और एक सी सेट। यूपीएससी में भी 2 होता है, सामान्य अध्ययन और सी सेट, ठीक है। और भी 2-3 स्टेट में सी सेट की व्यवस्था है, लेकिन बिहार में अभी ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। तो प्रीलिम्स में जाओगे तो सामान्य अध्ययन का एक प्रश्न पत्र आएगा जिसमें कुल 150 प्रश्न होंगे, 150 अंक का, ठीक है। कट ऑफ अभी आगे बात करेंगे, ठीक है। जिसमें अब से
मतलब 68 बीपीएससी से इसमें निगेटिव ऐड हुआ है, उसके पहले बिहार में निगेटिव नहीं था। पहले था 1/4, लेकिन ये चेंज हो गया, अब हो गया है निगेटिव 1/3। मतलब 3 सही गलत क्वेश्चन करते हैं तो एक सही क्वेश्चन आपका माइनस हो जाएगा। तो ये नकारात्मक अंक 1/3 का प्रावधान है। यहाँ तो कोई दिक्कत परेशानी। तो 150 क्वेश्चन एमसीक्यू बेस्ड आता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है, मतलब ऑब्जेक्टिव 4 ऑप्शन के साथ। पहले 5 ऑप्शन के साथ आता था तो निगेटिव 1/4 था, अभी 4 ऑप्शन के साथ आता है तो निगेटिव 1/3 है। ठीक है, तो 150 क्वेश्चन 150 नंबर का 1/3 निगेटिव के साथ ये पूछा जाता है। अब इस प्रश्न पत्र में पूछा क्या जाता है, बोर्ड पे लिखा होगा 150 जो क्वेश्चन आपके प्रश्न पत्र 1 में आएगा, इसमें पूछा जाता है 10 सेक्शन है इसका पूरा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, करंट अफेयर्स, बिहार स्पेशल, मैथ 10 नहीं 8 है पूरा सेक्शन ही। ठीक है, हिस्ट्री से लगभग 20 से 25 से 30 क्वेश्चन। अब हिस्ट्री में एंशिएंट, मेडवल, मॉडर्न तीनों हिस्ट्री है। ठीक है, ज्योग्राफी में जाओगे तो 15 से 20 क्वेश्चन आपको ज्योग्राफी से पूछेगा। ज्योग्राफी में भी दोनों है, वर्ल्ड ज्योग्राफी भी है और इंडियन ज्योग्राफी भी है। पॉलिटी में 10 से 15 क्वेश्चन, 12, 14, 15 ऐसे ही पूछता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसी के बिहाफ पे ये पूरा क्वेश्चन बनता है। इकोनॉमिक्स, इंडियन इकोनॉमी जो है भारतीय अर्थव्यवस्था, लगभग 10 से 12 क्वेश्चन यहाँ से पूछता है। साइंस का जो क्वेश्चन है 25 से 30 क्वेश्चन हर एक साल, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, और पीछे 1-2 एग्जाम से साइंस एंड टेक्नोलॉजी करके एक सेगमेंट है, मतलब साइंस का क्या एप्लीकेशन है उसी को टेक्नोलॉजी के बेस में, तो 2, 4, 5 क्वेश्चन इधर से भी आने लगा है। तो ये साइंस से 25-30 क्वेश्चन है। करंट अफेयर्स जो एक एग्जाम का एक डिसाइडिंग फैक्टर्स में है, 20 से 25, 30, 32, 35 क्वेश्चन तक करंट अफेयर्स तक कभी कभी पूछ लेता है। बिहार स्पेशल से 15 से 20 क्वेश्चन, और मैथ और रीजनिंग हर एक साल 10 क्वेश्चन पूछता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। ये जो डाटा रखा गया है आपका, पीछे 15-20 साल के क्वेश्चंस पेपर को एनालाइज करके रखा गया है। कमीशन ने ये कहीं नहीं बता कर रखा है कि हिस्ट्री से 40 क्वेश्चन पूछेंगे, पॉलिटी से 10 क्वेश्चन पूछेंगे, ये सेगमेंट से इतने क्वेश्चन पूछेंगे। कमीशन का इससे कोई लेना देना नहीं। कमीशन हो सकता है कि पॉलिटी से 30 को कर दे, इतिहास से 20 को कर दे, ठीक है, इकोनॉमिक्स को बढ़ा दे, ज्योग्राफी को घटा दे, ये पूरा कमीशन के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, लेकिन फिर भी एनालाइज करने के बाद से ये निकला है कि इस तरह से इसका पूरा है, यानी प्रीलिम्स पूरी तरह से बेस है। एगो हिस्ट्री जो इसका सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, साइंस, करंट अफेयर्स और बिहार स्पेशल। ये बीपीएससी के प्रीलिम्स निकालने का 4 गो पहिया है। ठीक है, लेकिन इसके साथ 4 गो पहिया के साथ 4 व्हीलर में वो स्टेपनिंग भी रहता है चक्का। ठीक है, तो अब इसमें से कोई एक गड़बड़ है तो 2 गो स्टेपनिंग आपको तैयार करना पड़ेगा, तब जाके इसको भरपाया कर पाएगा। इन चारों सेगमेंट से मिलाकर किसी भी साल का पेपर उठाकर आप देख लीजिए, इन चारों सब्जेक्ट से मिलाकर लगभग 100+ क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। इतना क्वेश्चन इन चारों सेगमेंट से आते हैं। ठीक है, बिहार स्पेशल इन द सेंस बिहार का हिस्ट्री, बिहार का ज्योग्राफी, बिहार का पॉलिटी, बिहार के इकोनॉमिक्स, बिहार का करंट अफेयर्स, ये सब बिहार स्पेशल में आ जाता है। ठीक है, तो 100 क्वेश्चन, लगभग 100+ क्वेश्चन आपको इन 4 सेगमेंट से मिलेंगे। बाकी सब सेगमेंट से उसी पर्पसेस में अपने क्वेश्चंस रहते हैं। लेकिन फिर हम आपको बता रहे हैं कोई फिक्स नहीं है, कमीशन ने ऐसा कोई नहीं बता कर रखा है कि इतना क्वेश्चन रहेगा। 2015 में भी बीपीएससी का पेपर आप उठाकर देखिएगा, इकोनॉमी से 30-35 क्वेश्चन चिपका दिया था। कुछ कोई नहीं बिगाड़ सकता है कमीशन का। क्यों? क्योंकि उसने लिखा थोड़ा, उसने लिखा है सामान्य धन ये रहेगा फला डेम का, जितना क्वेश्चन बढ़ा सकता है घटा सकता है वो कमीशन के ऊपर डिपेंड करता है। क्वेश्चन आसान पूछेगा कि भारी पूछेगा, इस लिहाज से भी कमीशन पे कोई आप कंप्लेन नहीं कर सकते कि आपने क्यों इतना आसान पूछ दिया। इस पे कोई केस नहीं बनता है, कोई ऐसा मामला ही नहीं बनता, वो कमीशन के ऊपर डिपेंड करता है, कभी भारी बना देगा, कभी आसान बना देगा। ठीक है, तो ये पूरा प्रीलिम्स का अपना ये है। ठीक है, तो बिहार स्पेशल, साइंस, करंट अफेयर्स और इतिहास, ये प्रीलिम्स का भी बता रहे हैं, मेन सभी अलग है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी? 150 नंबर का होता है, 150 क्वेश्चन, 1/3 निगेटिव के साथ। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, अभी इस पे रुकिए। अब अगर इसका कटअप की बात करके प्रीलिम्स का कितना कटअप बन जाता है, तो 67 का पेपर थोड़ा सा बोले तो इजी था, तो इसका कटअप जनरल कैटेगरी का चला गया था, जनरल का चला गया था 113 जो बीपीएससी के इतिहास का सबसे बड़ा कटअप था। इतना कटअप कभी नहीं गया था। इसके खिलाफ प्रोटेस्ट भी हुआ कि धांधली हुई है फला डेम का, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, मतलब पेपर हुआ। ठीक है, तो 113 जनरल का कटअप था, इसी से 2, 4, 5 नंबर सब कम मिला लीजिए, 2, 4 नंबर
कम होगा, EWS का 2-4 नंबर कम होगा, OBC का, SC ST का 2-4 नंबर कम, इसी के अकॉर्डिंग था। ठीक है। तो एक बात पता है कि महिलाओं को 35% रिजर्वेशन है बिहार में। ठीक है, बिहारी में है, बाकी जगह नहीं है। तो नीतीश कुमार को महिलाएं धन्यवाद बोले कि 35% उन्होंने आरक्षण दे रखा है कि आपको फाइट करना है तो सिर्फ किस में, लड़कियों के साथ। मतलब 35%, 100 सीट निकला, मान लो कि 1000 सीट निकला तो 350 सीट पे लड़कियां भर्ती होंगी, और उनका कट ऑफ लड़कियों से ही कंपेयर करके सारी चीज़ें निर्धारित हो। इसलिए 2 कट ऑफ बिहार में बनता है, फीमेल के लिए अलग, मेल के लिए अलग। और हमेशा 8 से 10 नंबर मेल से क्या रहता है, कम रहता है, मेंस के लेवल पे भी, फाइनल रिजल्ट के लेवल पे भी, प्रीलिम्स के लेवल पे भी। इसलिए बिहार राज्य में, और बिहार राज्य के निवासी अगर महिला है तो किसी भी जॉब में एक एक्स्ट्रा लीड मिला हुआ है आपको, जो 35% रिजर्वेशन भारत के किसी भी राज्य में, नॉर्थ ईस्ट में किसी राज्य में है, बाकी किसी भी राज्य में महिलाओं का रिजर्वेशन नहीं है। इसलिए थोड़ा सा भी पढ़ाई अगर बढ़िया से कर लेती हैं तो नौकरी लेना और क्या है, आसान है। क्योंकि सब तो ऐसे ही सब महिलाएं पढ़ती नहीं है जितने पुरुष पढ़ते हैं, बोलो ना जी इसमें, तो थोड़ा सा मामला आगे बढ़ जाता है। ठीक है, तो कट ऑफ अलग बनता है, तो इसी से थोड़ा सा कम कर लीजिए। 103 या 4 जनरल का कट ऑफ था जब 113 था। ठीक है, निगेटिव वगैरह कुछ नहीं था तब इतना कट ऑफ था। 68 का जब पेपर हुआ, थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल बढ़ा और क्या बोलते हैं, निगेटिव ऐड हुआ, तो ये कट ऑफ घट के 91 पे आ गया। जनरल का कट ऑफ बता रहे हैं 91 पॉइंट समथिंग था, 91। 8 से 10 नंबर कम कर लीजिए जनरल का, फीमेल 83 या 82 84 के आसपास था, एग्जैक्ट नहीं बता पा रहे। ठीक है, 2-4-5 नंबर और कम कर लीजिए, सब OBC अलग अलग कैटेगरी का, इतना। 69th का पेपर हुआ तो इसका भी प्रीलिम्स का कट ऑफ लगभग इतना ही था, 90 के आसपास था, 90 पॉइंट समथिंग था। ठीक है, अभी भी कट ऑफ ऐसा उम्मीद लगाया जा रहा था, चूंकि अच्छा, अब ये कट ऑफ डिपेंड करता है कि क्वेश्चन का लेवल क्या है, क्वेश्चन में कितने लोग, परीक्षा में कितने लोग भाग ले रहे हैं, सीट कितनी है, ये सारी चीज़ें निर्धारित करता है। बात समझ में आ रहा? अब मान लो कि इसमें मान लो कि सीट ज़्यादा है, जैसे इस बार 2000 समथिंग 2100 के आसपास सीट है, तो उसके 10 गुना लोग मेंस में सेलेक्ट होंगे। लगभग 2 दहा के 25-26 हज़ार लोगों को मेंस रिजल्ट दिलाएगा, और यहाँ पे 300-350 सीट था, तो मुश्किल से 4,500-5 हज़ार लोगों को मेंस रिजल्ट आया था। एक नंबर पे लगभग 100-125 लोग आ जाते हैं। तो वो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन का लेवल, कितने लोग एग्जाम दे रहे हैं, सीट कितना है, उसके अकॉर्डिंग ये कट ऑफ थोड़ा सा बढ़ते घटते रहता है। इतना तो कोई दिक्कत पड़ता नहीं। तो ये आपका पूरा प्रीलिम्स का कट ऑफ बता दिया। अभी 17 चल रहा है अभी बात, 69 का इतना ही था और 68 का इतना ही। इसके पहले भी जाएंगे तो लगभग 96, 97, 102, 103 इसी के आसपास कट ऑफ रहा है। कुल मिलाकर निष्कर्ष ये है कि अगर अब के डेट में आगे से BPSC अगर निकालना है तो 100+ स्कोर आप कर लेते हैं तो दुनिया की कोई ताकत किसी भी कैटेगरी से आपको प्रीलिम्स पास करने से नहीं रोक सकती है। सीट कितना भी हो, पेपर कितना भी हो, कुछ भी हो, 100+ आप टारगेट पे रखते हैं तो सारा मामला यहीं पे सेट हो जाता है। मतलब प्रीलिम्स निकालने में कोई दिक्कत परेशानी नहीं। और प्रयास भी इतना ही के लिए करना है, प्रयास 150 के लिए नहीं करना है, बोलो ना जी इसमें। नहीं तो जो 150 का प्रयास करते हैं वो प्रीलिम्स के खिलाड़ी बन जाते हैं, वो प्रीलिम्स से देते रह जाते हैं, कई बार केवल प्रीलिम्स से निकालते हैं, रिकॉर्ड बीट कर देते हैं कि 12 हाली प्रीलिम्स निकाले थे। कर क्या रहे हैं, तो प्रीलिम्स से निकाल रहे हैं, क्योंकि प्रीलिम्स निकालने से नौकरी नहीं निकालते। नौकरी पे जाने के लिए फाइनल रिजल्ट देना पड़ता है, जो प्रीलिम्स से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि फाइनल रिजल्ट बनेगा वो मेंस और इंटरव्यू के मार्क्स पे बनेगा, प्रीलिम्स का कोई लेना देना नहीं है। आप 190 कट ऑफ है, आप 140 भी ला लेंगे तो मेंस में वही हैसियत है, जो 90 कट ऑफ पे पार हुआ है उसका भी वही हैसियत। बस हो गया, कोई उसका बेनिफिट नहीं है। तो इतना ही के लिए प्रयास करना है कि कैसे हमारा 100, 105 आ जाए कि हम सेफ जोन में पहुंच जाए। तो उसके लिए हाथ पे पैर नहीं मारना है कि 135-40 हमको लाना है, ये फला टीम का वो पढ़ रहा है तो हम भी वो पढ़ ले, उस कोचिंग का PDF आया, उसका नोट्स आया, सब पढ़ने के चक्कर में सब पढ़ते रहिए प्रीलिम्स। यहाँ तक कोई दिक्कत? नेक्स्ट, तो ये हो गया प्रीलिम्स। नेक्स्ट अब आगे, अच्छा कट ऑफ बता दिए। नेक्स्ट, प्रीलिम्स पास करते हैं तो जितनी सीट होता है उसके 10 गुना लोगों को मेंस के लिए बुलाया जाता है। मेंस जो होता है आपका राइटिंग फॉर्म में, 10 गुना लोग मेंस देते हैं। ठीक है, अभी एग्जैक्ट 10 गुना नहीं होता है, क्योंकि एक कट ऑफ पे 4-5 लोग हैं तो वो सब सेलेक्ट होंगे,
बात समझ में आया? तो ये बढ़ के 12-13 गुना हो जाएगा। ठीक है, मान लो 1000 सीट है तो 10 गुना उसका 10,000, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मान लो कि 90 कट ऑफ जनरल का बना, अब 90 पे जितना होंगे सब न जाएंगे। बात समझ, फाइनल रिजल्ट तो है नहीं कि बाकी लोगों को हटा दिया जाएगा, ये प्रीलिम्स है। तो सामान्यतः 12 से 13 गुना हो जाता है, लेकिन ऑफिशियली ये सर का कमीशन बोलता है कि हम 10 गुना लोगों को लेंगे मेंस के। अब जब लोग मेंस के लिए सेलेक्ट होते हैं, मतलब प्रीलिम्स पास करते हैं, वो अब देते हैं मेंस के लिए फिर से एक बार फॉर्म भराता है, जिसमें आपका लैंग्वेज पूछा जाता है कि आप किस भाषा में मेंस को लिखेंगे। बिहार में आएंगे तो हिंदी और अंग्रेजी 2 ही भाषा लिखने की अनुमति है। ठीक है, यूपीएससी में और भी भाषा सब है। ठीक है, लेकिन बिहार में 2 ही है। कौन सा आपका ऑप्शनल पेपर होगा, सारी चीज़ें ये आपका मेंस का फॉर्म भराते समय एक बार दोबारा भराता है। यहाँ तक कोई दिक्कत? मेंस में ये सब पेपर होते हैं। ठीक है, टोटल पेपर होते हैं 5। ठीक है, तो कुल पेपर मेंस में होते हैं कितने? 5। अच्छा, ये सब्जेक्टिव है, मतलब इसमें लिखना है। ठीक है, कुल कितने मार्क्स का? 900 मार्क्स का। अब इस 5 पेपर में 2 पेपर क्वालिफाइंग है, जिसको केवल पास कर जाना है, उसका मार्क्स मेरिट से कोई लेना देना नहीं। ठीक है, तो इसका पहला पेपर होता है सामान्य हिंदी का 100 नंबर का, 100 मार्क्स का होगा सामान्य हिंदी का पेपर, जिसमें एक निबंध आएगा 25-30 नंबर का, एक प्रेसी राइटिंग आता है, संक्षेपण जिसको आप बोलते हैं, कुछ मुहावरा आता है, कुछ और कुछ करके हिंदी में आता है। हिंदी माध्यम का कोई भी स्टूडेंट बिहार के हिंदी के 100 नंबर के क्वेश्चन में कभी फेल नहीं होता है, हिंदी माध्यम से पढ़ा है तो। बोलो ना जी इसमें। तो बस प्रीवियस ईयर के 5 गो पेपर आप सॉल्व करिए, उसी 5 पेपर में से बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। क्योंकि निबंध ऐसे भी ऐसे आपको लिखना है, तो ऐसे था ऐसे ही आपको मेंस दे रहे हैं, तो ऐसे का यहाँ पे प्रैक्टिस आपने किया है तो फिर वो तो और इजी हो गया, पहले ऐसे नहीं था तब भी। ठीक है, हमारा पेपर था तो हमने हिंदी का 2-3 पेपर बस ऐसे ही देखे थे, 52 नंबर आ गया, क्या कर लिख दिया, 52 नंबर आ गया। पासिंग के लिए कितना चाहिए? 30 नंबर। ओनली क्वालिफाइंग है, और इसमें पासिंग के लिए कितना चाहिए? 30 नंबर ला दिए, पास हो गए, काम खत्म। लेकिन फेल कर जाएंगे तो नौकरी चला जाएगा, इतना भी हल्के मत ले लेना कि बिना कुछ देखे चले जाना, तो फिर शहीद होना मुनासिब नहीं है। ठीक, तो ये है 30 नंबर बस इसमें ला देना है, यहाँ तक कोई दिक्कत? पास कर जाइए, काम खत्म। उसके बाद से एक वैकल्पिक विषय, अब पहले क्या होता था उसको हटा दीजिए, अभी क्या है उसको देखिए। एक वैकल्पिक विषय होता है। ठीक है, ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम से आप किए हैं, साइंस, आर्ट, कॉमर्स, कुछ भी, इतिहास, भूगोल, नागरिक, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कुछ भी, बीटेक, सीटेक, कुछ भी किए हैं, वैकल्पिक विषय कुछ भी ले सकते हैं। लगभग 26 या उससे अधिक ही सब्जेक्ट है, बीपीएससी दे रखा है, जिसमें से कोई भी एक सब्जेक्ट आप वैकल्पिक विषय के रूप में चयन कर सकते हैं, कोई दिक्कत? हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सामान्यतः जो जीएस का विषय है वही लिया जाता है कि दोनों काम एक साथ नहीं पढ़ जाएगा, अलग से नहीं पढ़ना पड़ेगा। नहीं तो आप पढ़ रहे हो इतिहास, भूगोल, नागरिक सब इधर पढ़ ही रहे हो, अलग से वो केमिस्ट्री ले लो ऑप्शनल, तो लगोगे पदार्थ से मोल निकालने, मोल से पदार्थ निकालने, फिर दिक्कत परेशानी हो जाएगी। इसलिए सामान्यतः जीएस बेस्ड जो होता है वो ऑप्शनल। ठीक है, तो यहाँ पे 100 एमसीक्यू होते हैं, मतलब यहाँ पे लिखना नहीं है, ऑब्जेक्टिव ही आएगा आपका ऑप्शनल पेपर। 100 क्वेश्चन होगा, इसमें पास होने के लिए 40 नंबर चाहिए, यहाँ पे 30 नहीं 40 नंबर चाहिए। ठीक है, तो 40 मार्क्स लाएंगे, दोनों पेपर क्वालिफाइंग कर जाएंगे, तब आगे आपकी प्रक्रिया अब चालू होगी। ठीक है, तो 40 नंबर चाहिए। ठीक है, और जैसे हिस्ट्री है तो 4 पार्ट में होगा, एंसेंट, मेडिवल, मॉडर्न, वर्ल्ड हिस्ट्री। पॉलिटी है तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के साथ वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल थ्योरीज, जो थ्योरीज देने वाले लोग हैं वो सारा चीज़। तो इतना आसान भी नहीं है, लेकिन ग्रेजुएट लेवल का ऑप्शनल पेपर है तो ठीक ठाक रहता है, लेकिन इतना मुश्किल नहीं है कि जो व्यक्ति प्रीलिम्स और मेंस सारी चीज़ें लिख दे वो ऑप्शनल में कभी फेल कर जाए, इतना भी मतलब भारी नहीं होता है। ठीक है, तो 100 एमसीक्यू आता है। ठीक है, कोई भी एक ऑप्शनल चूज कर लीजिए, जैसे हिस्ट्री आप प्रीलिम्स में पढ़े या 40-45 क्वेश्चन के लिए तैयार किए हैं, तो यहाँ पे भी आप हिस्ट्री ले लीजिए, पॉलिटी ले लीजिए, ज्योग्राफी ले लीजिए, जो आपका पसंदीदा सब्जेक्ट है वो ले लीजिए। और हमेशा पसंदीदा चीज़ नहीं देखा जाता है, नहीं तो कभी धोखा हो जाता है, इसलिए जो मार्क्स देने वाला विषय है उसी को लीजिए, नहीं तो ज़्यादा पसंदीदा के चक्कर में काम गड़बड़ हो जाए। जैसे बोले ना अभी केमिस्ट्री और कुछ इस प्रकार का उटपटांग ले लोगे तो फिर मामला फंस जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो ये दोनों क्वालिफाइंग है, इसका मार्क्स आपके आगे के प्रक्रिया में नहीं जुड़ता है। नेक्स्ट आगे 3 पेपर होते हैं जिसके मार्क्स जुड़ता है, जिसको बोलते हैं हम सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1 जीएस पेपर 1, सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 जीएस पेपर 2, निबंध ए से 300 मार्क्स का।
कोई दिक्कत? तीनों पेपर होता है 300 300 300 मार्क्स का, यानी टोटल कितने मार्क्स का? 900 मार्क्स का। अभी 900 मार्क्स पे आपका मेंस का कट ऑफ बनता है। उसके बाद से फिर आप इंटरव्यू में फेस करते हैं। टोटल वैकेंसी का 2.5 से 3 गुना लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। मतलब 1000 सीट है तो 5 लाख से मात देते आप 20,000 में आ गए हैं, 20,000 को मात देते इंटरव्यू में पहुंच गए तो लगभग 2200 में आ गए हैं। लेकिन इंटरव्यू के बाद से भी कुछ रिजेक्ट होंगे क्योंकि सीट तो एक ही 1000 है। ठीक है, तो उसके बाद माजरा आता है किसका? इंटरव्यू का, जो 120 नंबर का होता है। ये हो गया कितना? 900 नंबर का। अगर प्रीवियस कटअप देखोगे कि इस 900 में मेंस में कितना ला देंगे तो आप पास कर जाएंगे, तो 68 तक का है। 9th का भी हम आपको दिखाते हैं। 69 का अनरिजर्व 450 में 68 का कितना? 447 मार्क्स चाहिए। दिख रहा है? अनरिजर्व फीमेल, अच्छा 447 है, इसमें कम नहीं है, फिर मतलब महिलाएं पढ़ ली हैं, अब लग रहा है दोनों बराबर हो गया। EWS 432, EWS फीमेल 432, SC 399 फीमेल, OBC देख लो BC 430, 429। ठीक है, तो इतना मतलब 450 नंबर। यहाँ पे भी देख लो 471, थोड़ा सा बढ़ गया, सीट कम था, पार्टिसिपेंट ज़्यादा थे तो थोड़ा सा बढ़ गया। मतलब 475 450 आप क्रॉस करा लेते हैं 900 में, तो मेंस आप आसानी से पास कर जाएंगे। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। कितना में? 900 में। 69th का भी दिखा देते हैं। एक सेकंड बता रहे हैं। क्या उस EWS 2019 से ही लागू है EWS? क्या पूछ रहे हो? ए से, हाँ 68 से ए से अप्लाई हो गया है। एक मार्कशीट भेजा था। एक सेकंड। अभी नहीं मिल रहा, हम दिखा देते हैं आपको। 69th का इसी का था, लोग का मार्कशीट था, हमको सेंड किया था अभी। चार सौ छाछठ था फाइन इसका 69th में। ये 466। ठीक है, ये बेंस का कट ऑफ था 69th का। तो 900 में लगभग आपको कितना दिख रहा है? 50%। बहुत लोग इसमें मतलब इंटर उंटर में तो काफ़ी 80 85 100 90% तक CBSE वाले तो उससे भी ज़्यादा ला लेते हैं। आपको लगता होगा ये सब तो आसानी से निकल लेगा, बोलो ना जी इसमें। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। BPSC का एक अलग माहौल है और बोर्ड का एग्ज़ाम का एक अलग माहौल है। ठीक है, कॉम्पिटिटिव की दुनिया का एक वो अलग माहौल है। बोर्ड के एग्जाम में 30% से जो भी ऊपर आएगा सब पास है, लेकिन इसमें ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। सीट के अकॉर्डिंग जो आएगा वही पास होगा। तो 466 है कुल मिलाकर। अगर बेहतर आप रणनीति बनाते हैं तो 500 के आसपास आप टारगेट करते हैं तो आसानी से आपका सारा चीज़ मतलब मेंस तो कम से कम मतलब 450 460 465 470 तक मेंस हो जाता है। ठीक है, उसके बाद से फिर इंटरव्यू में कितना ऐड होता है, क्या चीज़ें होती है, उस पर फिर से एक बार आते हैं। ठीक है, तो ये समझ गए आप?
5 पेपर होता है, 5 पेपर में 2 पेपर क्वालिफाइंग है, बाकी 3 पेपर 300 होता है। कितने मार्क्स का? 900 मार्क्स का। नेक्स्ट, अब आगे पेपर का क्या विश्लेषण है बोर्ड पे देखो। ये है सामान्य अध्ययन पेपर 1, जीएस पेपर 1। 3 पार्ट में पेपर आएगा, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3, ठीक है। जिसमें यहाँ पे देखो खंड क 114 नंबर का आएगा। 114 नंबर में आपको क्या पूछेगा? इतिहास एवं इतिहास, आधुनिक भारत और बिहार का इतिहास एवं आर्ट एंड कल्चर, ठीक है। 114 नंबर का क्वेश्चन आएगा इससे। मॉडर्न हिस्ट्री, भारत और बिहार, और साथ ही साथ कुछ आर्ट एंड कल्चर का भी, पटना कलम हो गया, मधुबनी पेंटिंग हो गया, पाल कला हो गया, ये सबसे क्वेश्चन थोड़ा बहुत यहाँ से आता है, ठीक है। पहले तो 3 3 6 2 8 ही क्वेश्चन बनाना होता था, लेकिन अभी थोड़ा सा पैटर्न चेंज हो गया है। तो अभी का क्या व्यवस्था है? तो क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट होता है उसमें 5 क्वेश्चन पूछता है, ABCD, इसको शॉर्ट आंसर बोलते हैं, मतलब शॉर्ट क्वेश्चन या शॉर्ट आंसर। मुश्किल से 60 से 70 80 शब्द में इसको लिखना होता है, ठीक है। प्रत्येक को मतलब ये सब मिला के कितने नंबर का होता है? 38 नंबर का। 8 तरीका 24 होगा तो फिर 7 7 हो जाएगा, 7 5 35 होगा, तो उस तरह से 38 नंबर का होता है। उसके बाद से क्वेश्चन नंबर 2 A अथवा B करके देता है, A अथवा B करके देता है, जो कितने नंबर का होता है? 38। अब इसमें आपके पास चॉइस है, या तो A आता है तो ये बनाइए, B आता है तो B बनाइए, दोनों में से कोई एक ही आपको यहाँ पे बनाना होता है, ठीक है। उसके बाद से क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे भी अथवा करके आता है, A अथवा B, जो मर्जी जो आपको समझ में आए, जिस पे आप बेहतर तरीके से लिख सकते हैं उसको बनाइए। यहाँ तक कोई दिक्कत? नेक्स्ट, तीनों मिला देंगे तो कितना का हो जाएगा? 114 मार्क्स का। उसके बाद से इसका सेकंड पार्ट है समसामयिकी, करंट अफेयर्स, ठीक है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों करंट अफेयर्स यहाँ पे आता है, ठीक है। करंट अफेयर्स के भी सेम पैटर्न है, एक चौथा क्वेश्चन पूछेगा जिसमें ABCD करके ई क्वेश्चन रहेगा 38 नंबर का। उसके बाद से 5वां क्वेश्चन A और B अथवा करके आएगा, दोनों में से जो आपको समझ में आता है वो आप बनाएं, ठीक है। कितने? 38 नंबर का। उसके बाद से एक छठा क्वेश्चन आपको पूछेगा A अथवा B करके, दोनों में से कोई एक बनाइए, कितने नंबर का? 38 नंबर का, ठीक है। तीनों मिला के कितना? 114। उसके बाद से इधर आएगा डाटा इंटरप्रिटेशन, जिसको DI के नाम से जाना जाता है। मैथ का ये सवाल होता है। सगीर अहमद या कोई और किताब रखे होंगे तो लास्ट में वो पाई चार्ट देता है, पाई चार्ट एगो ब्रीथ बनाता है, परसेंटेज इतना इतना। देखे हो कि नहीं? कभी नहीं देखे हो तो आगे देख लेंगे, टेंशन मत लीजिए। तो पाई चार्ट करके वो चैप्टर है, वहाँ से 72 नंबर का क्वेश्चन आता है, ठीक है। 7वां क्वेश्चन 36 नंबर का 2 क्वेश्चन रहेगा, कोई एक बनाइए। 8वां क्वेश्चन 36 नंबर का 2 रहेगा, कोई एक बनाओ। 4 को देता है, 2 बनाना होता है। और जो दोनों सही बना देता है और सारा क्वेश्चन लिख देता है, BPSC का तीनों पेपर का सब क्वेश्चन लिख दे, भले कुछ भी लिख दे, कुछ भी, मतलब अब उल्टा मत समझ लेना, फिर गाना लिख के चला आएगा तो कुछ हो जाएगा, मतलब उस सवाल का आंसर कुछ लिख दे। तो हमेशा के सेंस में ऐसा देखा गया 90% केस में उसका मेंस का रिजल्ट हो जाएगा, 90% ऐसा उम्मीद है। बस ये दोनों सही बना दे। इस पे क्यों नहीं बोले सही बना दे, और इस पे बोल रहे हैं क्योंकि दोनों सही बना देने से 72 नंबर का है तो 70 नंबर तक मिल सकता है। बात समझ रहे हैं? 66 नंबर 65 नंबर तक मिलता है इसमें, क्योंकि मैथ है। मैथ बना दिए, सही है तो सही है, गलत होगा तो गलत। कैलकुलेटर अलाउ रहता है, तो थोड़ा सा भी कैलकुलेशन अगर ठीक ठाक है, कैलकुलेटर अलाउ है, डिजिटल नहीं, ऑफलाइन वाला कैलकुलेटर पूरा सॉल्व करने के लिए अपना लेके जाइए, बनाइए। ये 38 नंबर का कितना भी बेहतरीन लिख दोगे, पूरा सजा के मैप, फ्लो चार्ट, फला ढिम का सब कुछ, तब भी 38 में से मुश्किल से 25 27 28 इतना मार्क्स से अधिक रैंकिंग नहीं होती। लेकिन बोले मैथ है 35 36 में से 35 आ जाता, आया हुआ है भाई, इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ये पेपर बाकी 2 पेपर से थोड़ा सा इजी है। इजी इन द सेंस यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछेगा पूरा अनुमानित है। ये क्वेश्चन 30 क्वेश्चन का लिस्ट आपको अगर दिला जाए और उसको घर पे प्रैक्टिस कर ले, और उस 30 में सर ये सब नहीं आ जाए तो फिर आके बताइएगा। एकदम फिक्स है कि वो आना ही आना है। अभी थोड़ा सा चेंज हुआ है तो थोड़ा सा वेरिएशन है, नहीं तो पहले तो समझिए कि वही था। जब चेंज नहीं हुआ था, जब मान लो कि हम दिए तो हमारा फिक्स था कि ये 2 आर्ट एंड कल्चर से पूछ दिया गया तो ये पूछेगा, इस बार पूरा पूछ दिया, वही मौर्यन आर्ट के बारे में पूछ दिया था क्योंकि 2 पहले पूछा हुआ था।
मिलते मिलते लपेट दीजिए, क्योंकि पहले से सारा बात पता है। तो ये पूरी तरह से आप अनुमान लगा सकते हैं कि इतना 25 से 30 क्वेश्चन सेलेक्ट करना है, उसको घर पे लिख लिख के पूरा प्रैक्टिस कर लेना है, उसी में से कोई ना कोई आ जाएगा। और ये वाला बोले कि मैथ इंडिया ही है, थोड़ा सा भी मैथ का कैलकुलेशन और सारी चीज़ों पे पकड़ है तो ये पूरा आपका अच्छा नंबर दे जाता है। और बाकी करंट अफेयर्स थोड़ा बहुत पढ़ लीजिए। यहाँ पे इस पेपर में मार्क्स उठाया जाए, जैसे इस पेपर में मेरा मार्क्स था 185, 200 में 185 बेस्ट मार्क्स में रखा जाता है इसको। बात समझ में आया? और यहाँ को गड़बड़ हुआ, ये आलोक का हुआ है, पिछले बार एगो मैथ गलती कर दिया था, पूरे 36 में बहुत कम नंबर मिला था, तो 4 नंबर से मेंस रुका हुआ था। बताइए, मैं उस सही हो जाता तो आराम से हो जाता। ठीक है, तो इसलिए दोनों को सही होना, तो मैथ पे थोड़ा सा पकड़ है, पहले पेपर मिलते ही पहले इन दोनों को निपटाइए भाई साहब को, आधा घंटा में बढ़िया से फ्लो और चार्ट वगैरह बना के पूरा उसका विधि वो बताया जाएगा आपको। उसके बाद से इसको निपटाइए, क्योंकि ये भी आपके अनुमान पे ही है। उसके बाद से फिर करंट अफेयर्स का क्वेश्चन बनाइए आराम से। 180 प्लस, 190 प्लस, 200 प्लस भी इस पेपर में। हम लोगों के जो बैच की टॉपर थी अंकिता सिंह, उसका 210 नंबर है इस पेपर में। तो ऐसा मत से 185 हाईएस्ट है। प्रियंका जो है इसका भी 190 के आसपास है पेपर, मतलब ये जीएस पेपर 1 में। आलोक का भी, इसका भी उतना ही लगभग आसपास है। क्यों? क्योंकि इसमें मार्क्स उठाया जा सकता है। बात समझ में आया? तो ये पेपर थोड़ा सा इजी भी है और आसानी से इसको मार्क्स, जहाँ पे मार्क्स लाया जा सकता है उसी पे स्पेशली हम फोकस कर रहे हैं। जीएस पेपर 2 में ऐसा कोई व्यवस्था है, जीएस पेपर 2 पूरा दम लगा के पढ़ दीजिएगा तब भी 150 नहीं पार करिएगा। मेरा 125 था, क्योंकि पॉलिटी हमको लगता था कि पॉलिटी हमारा बेस्ट सब्जेक्ट है, इसको हम अच्छा से लिख सकते हैं, तब 125। किसी का 125, 30, 35, 40 इतना ही पे मार्क्स रहता है, क्योंकि वो पूरा डायनेमिक टॉपिक है और अच्छा खासा नंबर की वहाँ पे कटौती होती है। यहाँ पे मैथ बना दोगे सही तो यहाँ से मार्क्स थोड़ा सा ये बढ़ा देता है। बात समझ में आया? तो ये आपका जीएस पेपर 1 की पूरी कहानी है और इस तरह से जीएस पेपर 1 पूछता है। नेक्स्ट ये है जीएस पेपर 2, कितने नंबर का? 300 मार्क्स का। सेम है, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। ठीक है, भारतीय राज्य व्यवस्था पूरा आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। भले प्रीलिम्स में 10 से 12 क्वेश्चन था, लेकिन मेंस में पूरा एगो अलग सेक्शन ही है पॉलिटी का, इसलिए प्रीलिम्स में थोड़ा बहुत इग्नोर किया जा सकता है, लेकिन मेंस में तो नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, पहला क्वेश्चन सेम है, ABCD करके शॉर्ट आंसर आएगा 38 नंबर का। दूसरा क्वेश्चन A अथवा B दोनों में से कोई एक बनाइए, 38 नंबर का। तीसरा में भी A अथवा B दोनों में से कोई एक बनाइए, 38 नंबर। पैटर्न चेंज नहीं हुआ था तो इसको भी A अथवा BA देता था, अभी इसको 5 को कर दिया है और ये अनिवार्य है 5 बनाना, छोड़ेंगे तो आपका मार्क्स कटेगा। ये तो अथवा करके दिया हुआ है। दूसरा सेक्शन है इसका भूगोल प्लस राज्य व्यवस्था। ठीक है, तो ये दोनों भी प्रीलिम्स में कम थे, इधर मेंस में है ये सब। ठीक है, इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी दोनों है। रीजन, बहुत सारे ऐसे टॉपिक है जो इकोनॉमिक्स में भी पढ़ना होता है, ज्योग्राफी में पढ़ना होता है। वैसे ही टॉपिक सामान्यतः यहाँ पे पूछे, जैसे इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, ये सब किसमें? इकोनॉमिक्स में भी आपको उसका पढ़ना है और भूगोल ज्योग्राफी में भी पढ़ना है। ठीक है, इसके साथ साथ इकोनॉमिक्स के एक बार प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी पूछा है, कभी हिमालय के उत्थान के बारे में पूछा है, तो कुछ वर्ल्ड ज्योग्राफी के बेसिक कंसेप्ट पे भी यहाँ से क्वेश्चन बनते रहे। तो ये आपका भूगोल और राज्य व्यवस्था, सॉरी भूगोल एवं अर्थव्यवस्था दोनों मिला के है, और इसमें फिक्स नहीं है, कभी भी क्वेश्चन भूगोल से जा जाता है तो कभी इकोनॉमी से जा जाता है, दोनों मिला जुला है। क्वेश्चन नंबर 4 ABCD करके आएगा 38 नंबर का। क्वेश्चन नंबर 5 A अथवा B करके 38 नंबर का। क्वेश्चन नंबर 6 A अथवा B करके 38 नंबर का। मतलब 5 और 2 7 क्वेश्चन इसमें बनाना है और 7 क्वेश्चन इसमें बनाना है। ठीक है, उसके बाद से इसका तीसरा खंड है जिसको बोलते हैं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। ठीक है, विज्ञान का एप्लीकेशन जब इस्तेमाल किया जाता है उसी को टेक्नोलॉजी या प्रौद्योगिकी के नाम से आप जानते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन एक 7वां पूछेगा ABCD करके शॉर्ट आंसर 36 नंबर का। ठीक है, और एक 8वां पूछेगा A अथवा B करके, दोनों में से कोई एक बनाइए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कौन आपको समझ में आ रहा है। तो कुल मिलाकर ये भी कितने नंबर का हो जाएगा? 300 नंबर का। यहाँ तक कोई दिक्कत पर्सन? अब ये पेपर थोड़ा सा डिफिकल्ट आता है क्योंकि अभी बोले डायनेमिक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में पूरा अपडेट के साथ। जैसे इसरो पूछेगा तो अभी तक के इसरो के कौन कौन सा अभियान है, DRDO पूछेगा, या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेकर चाहे रोबोट टेक्नोलॉजी कुछ भी पूछे, ये थोड़ा सा डायनेमिक है, मार्क्स थोड़ा सा यहाँ पे गेन करना मुश्किल है। 150, 55 मतलब बेस्ट मार्क्स माना जाता है GS पेपर 2 के अंतर्गत। ठीक है,
दूसरा इधर जाओगे तो इकोनॉमिक्स ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स पूरा अपडेट, मतलब उसमें आपको चाहिए सारी चीज़ें। इधर जाओगे तो पॉलिटी भी वही है, पूरा पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन आप पढ़िए, फिर करंट के साथ सारी चीज़ों को अपडेट करिए, कौन सा आर्टिकल कौन सा भाग किस तरह से चर्चा में है, ये सारा चीज़ करिए। तो थोड़ा सा ये पेपर 1 के तुलना में थोड़ा सा कठिन है और मार्क्स यहाँ पे थोड़ा सा मतलब कम मिलता है, फिर भी 150, 55, 60 तक मार्क्स इसमें आसानी से आता है और लोग लाए भी है। ठीक है, तो ये हुआ जेएस पेपर 2। नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे तो आपका तीसरा पेपर जो होगा उसका नाम है एसे या निबंध, जो होगा 300 नंबर का, और ये भी होगा आपको 3 पार्ट में, खंड 1, 2 और 3। खंड 1 में 4 देगा आपको, कोई एक सेलेक्ट करके ऐसे आपको लिखना है, 1000 शब्दों के आसपास आपको लिखना होता है, 100 नंबर का, 100 नंबर के यहाँ पे, 100 नंबर यहाँ पे, 100 नंबर यहाँ पे। तो इसमें से कोई एक सिलेक्ट करके 1000 शब्द में उसको अच्छा से निबंध आपको लिख देना है। फिर सेक्शन 2 से सिलेक्ट करके एक निबंध लिख देना है। फिर खंड 3 में आएंगे तो बिहार स्पेशल है, ये कुछ कहावत वगैरह देता है और उसी के बिहाफ पर इसे लिखना होता है 100 नंबर का। कोई दिक्कत परेशानी? ये 100 नंबर का आपका निबंध है। निबंध का कोई अलग पढ़ाई नहीं होता है, पूरा पढ़ाई का निचोड़ है ये, बोलो ना जी उसमें। ये नहीं जो सब काम छोड़ के पहले निबंध की तैयारी पर लग जाए, ठीक है। सब कुछ पढ़ लोगे, भारत के इतिहास जान जाओगे, ज्योग्राफी जान जाओगे, इकोनॉमिक्स जान जाओगे, पॉलिटिक्स जान जाओगे, सब कुछ जानने के बाद वर्ल्ड पॉलिटिक्स जान जाओगे, सब कुछ अगर समझ गए तो उसी में से कोई ना कोई टॉपिक निबंध में आता है। संघवाद पे लिखने का आ जाएगा तो संघवाद पे लिखिए, आपके अंदर सेंट्रल स्टेट रिलेशन अपने पॉलिटी में पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो कोई भी ऐसा टॉपिक रहेगा जीएस से वो लिंक हो जाता है, तो जीएस से वो लिंक हो गया तो आप जीएस पढ़े ही हैं आराम से। बस फॉर्मेट यहाँ पे सीखना है कि ऐसे को इस तरह से लिखा जाता है, ये फ्लो होना चाहिए, इसमें थोड़ा सा किस्से कहावत मुहावरा ये सब भी चलता है, कुछ लोगों का कोटेशन है तो वो चलता है, जैसे डेमोक्रेसी पर लिख रहे हो तो महात्मा गांधी का क्या अपना वक्तव्य है, किसी और बड़े लीडर का क्या वक्तव्य है वो आप कोट करोगे, एग्जाम्पल उदाहरण से ये सब आप देते हैं, तब आपके मतलब लेवल थोड़ा सा इस ऐसे का क्या करता बढ़ता है। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी? तो ऐसे है तीसरा सेक्शन इसका बिहार स्पेशल का। ये टोटल 300, 300 और 300 मिलाकर कितने 900 नंबर का ये पूरा आपका होता है। बोर्ड पे देखो, अब यहाँ पे जो दिक्कत होता है, देखो मान लो कि ये वाला स्लाइड देखो, मेंस क्यों इम्पोर्टेंट है आपको देखो, यहाँ पे जनरल का कटअप पे ही हम एग्जांपल लेके बात कर रहे हैं। जनरल का कटअप देखोगे तो यहाँ पे दिख रहा है कितना 447, जबकि फाइनल कटअप जाओगे तो कितना है 532, 32 से बाबर नहीं है, कोई दिक्कत? अब इन दोनों के बीच डिफरेंस कितना है, मतलब मेंस और इसके बीच, तो 50 और 3 53 नंबर इधर है और 32 नंबर उधर है, तो 53 तो 55 और 10 85। इतना जिस दिन दिमाग में इतना फास्ट कैलकुलेट कर लोगे डीआई समझ गए हो, बोलो ना जी इसमें। तो 85 नंबर का डिफरेंस है, यानी आप कट ऑफ पे मेंस पास करेंगे, आपको इंटरव्यू फाइनल रिजल्ट में जाने के लिए कितना चाहिए 85, जो थोड़ा सा मुश्किल कार्य है। हालांकि इंटरव्यू में 120 नंबर का इंटरव्यू है, पता ही है आपको, तो 900 का ये हो गया क्या मेंस, और 120 नंबर का इंटरव्यू कितना हो गया 1020। 1020 में से ये कट ऑफ है, 1020 में से 532, 50% है, 5 दूना 200, 50% से थोड़ा सा अधिक है। अब इतना में लाने के लिए मान लो कि जो कहाँ इधर उधर आ रहा है, कट ऑफ पे पास करेगा, कट ऑफ पे 447 पे ही मान लो पास करे, तो फिर उसको तो फाइनल रिजल्ट में जाने के लिए, फाइनल रिजल्ट में जाने के लिए उसको कितना लाना पड़ेगा 85 नंबर इंटरव्यू में, जो थोड़ा सा मुश्किल कार्य है। इसीलिए जो महान स्ट्रेटजी आपका ठीक से बनता है, तो आप कट ऑफ मेंस मान लो कि किसी का मेंस में भी यहाँ पे मान लो कि 447 कट ऑफ है, जिसका मेंस में ही 510 है, उसको फाइनल के लिए कितना चाहिए 532। अगर 30 नंबर 20 नंबर मिल जाएगा, 25 नंबर मिल जाएगा तो वो सॉरी 25 पे तो हम 25 10 35 25 नंबर उसका मिल जाएगा तो फाइनल रिजल्ट में चला जाएगा, बोलो ना जी उसने। और बीपीएससी का ऐसा रूल रेगुलेशन है कि 40 नंबर से कम देने से पहले उस पर विचार किया जाएगा, मतलब आपको इंटरव्यू बोर्ड पैनल 40 से कम देगा तो उसके लिए तर्क देना पड़ेगा, कैसा भोदू आदमी आ गया था कि 40 नंबर से, तो 40 से कम तो लगभग किसी को नहीं मिलता है, नहीं तो फिर वो इंटरव्यू बोर्ड की जिम्मेदारी बनेगी, फला ढिम का वो अपना रिपोर्ट तैयार करेगा, उतना झमेला वो भी नहीं उठाता है, सब 40 से अधिक दे देता है।
बात समझ में आया? तो ये मेंस का, अच्छा 120 में आप कितना ला सकते हैं? 120 में 120 तो नहीं ला सकते हैं। तो सारा माजरा आपका जो है आपका, अच्छा मान लो जो 510 लाया है, ये थोड़ा सा भी एफर्ट लगाया, 70 75 60 नंबर इंटरव्यू में आ गया, तो फिर वो काफ़ी आगे चला जाएगा, रैंक होल्डर चला जाएगा, वो रैंक होल्ड करेगा, मनपसंद की नौकरी पहले बार में मिल जाएगी, दोबारा बीपीएससी से देना नहीं पड़े। मनपसंद की नौकरी मतलब बीपीएससी में सबसे टॉप पोस्ट वही एसडीएम डीएसपी ये सब पद लेवल 9 का है, आराम से 75 80 हज़ार रुपये सैलरी है, आराम से। बोलो ना जी, उसमें रुतबा रुआब है, ये है। ट्रेनिंग के लिए बिहार सरकार का लगभग 17 एकड़ में फैला हुआ विपाड गया में एकदम मस्त व्यवस्था के साथ वहाँ पे इंतजार कर अभी गया है नया बैच 69th वाला, तो उसकी अलग एक विशेषता है वहाँ पे ट्रेनिंग सेंटर का। मिनी लवासना उसको बिहार में बोला जाता है। जैसे लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम है कहाँ पे, मसूरी आईएएस जहाँ पे लोग ट्रेनिंग होता है, वैसे बिहार में विपाड बनाया है बिहार सरकार, क्योंकि ये के पाठक जी के नेतृत्व में सारा काम हुआ, इसलिए वेल डेवलप है। वेल जिस तरह से जितना आप सोच नहीं सकते उतना ट्रेनिंग में मतलब आपको बेहतरीन व्यवस्था मिलेगी पूरा। अब तो हम लोग के टाइम तो बहुत उतना डेवलप नहीं था, अभी पूरा काम हो गया, स्विमिंग पूल से लेकर क्रिकेट स्पोर्ट्स, मतलब हर एक चीज़ वहाँ पे, जिम के लिए 2 3 जिम खाना, पूरा अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस सब कुछ बन के तैयार है। 5 6 महीना का फाउंडेशन कोर्स होता है ट्रेनिंग का, जिसमें 6 7 ट्रिप होगा आपका, जहाँ जहाँ नहीं सोचे होंगे वहाँ वहाँ सरकार आपको घुमाएगी, फ्लाइट से घुमाएगी, ट्रेन तो ट्रेन से जाएंगे तो अच्छी क्लास एसी बोगी से जाएंगे आप। अंडमान निकोबार ले जाती है, फिर वहाँ पे पानी में डुबकी लगा के वो सब काम करवाती है, ठीक है। कंचनजंगा ट्रिप पे ले जाते हैं लोग, कंचनजंगा ले जाकर माउंट एवरेस्ट के वहाँ पे जाकर सिक्की बुकिंग पूरा घुमाता है। तो पूरा व्यवस्था एकदम 2 टन है वहाँ पे। बोर्ड पे देखो, तो हम क्या बता रहे, तो मेंस, तो ज़्यादातर आपको कहाँ पे फोकस, मेन, क्योंकि यहाँ पे संभावना है 900 नंबर के मेंस है। आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा ला सकते हैं उतना आपके आगे इंटरव्यू और फाइनल स्कोर और फिर पोस्ट सिलेक्शन, इन सभी जगहों पे आपको क्या करेगा, फायदा मिलेगा। नहीं तो फिर कट ऑफ पे पास करेंगे, कट ऑफ पे भी फाइनल रिजल्ट में जाएंगे तो फिर सबसे नीचे वाला पोस्ट मिलेगा। आप भी बीपीएससी पास करके गए हैं, बीपीआरओ बन गए, ब्लॉक पंचायती राज ऑफिसर, थोड़ा सा मार्क्स 10 20 नंबर ज़्यादा था, बीडीओ बन गया, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, रोज़ सुबह फ़ोन करके अब से ही काम करवाएगा वो, क्योंकि आप उसके अंडर में हैं। रोज़ गुस्सा हो गए कि ये यार एक ही एग्ज़ाम दिए थे, वो बीडीओ बन गया, हम बीपीआरओ बन गए। रोज़ जब फ़ोन करता है तभी मैसेज कर देता है ये रिपोर्ट लाओ वो रिपोर्ट लाओ, जबकि परीक्षा एक ही पास की है, ठीक है। उसी से कोई एसडीएम बन जाएगा, अनुमंडल में बैठा वो वीडियो का फ़ोन लगाते रहेगा सुबह शाम, ये काम करो वो काम, फला ढिम का वो उसको करेगा, तो फिर अफसोस होगा कि परीक्षा तो एक दिए हैं। बोलो ना जी इसमें। तो इस झमेला से मुक्ति के लिए कि आप इसमें भी टॉप पे रहें, एक ही बार बीपीएससी से तो कम से कम इस लेवल का ऑफिसर तो कोई इधर उधर ना सुनाए। अभी मत समझिए कि इसी में का कोई प्रमोशन होकर गया होगा, वो तो आपसे सीनियर है ना, 4 5 साल से जो जॉब कर रहा है। तो ये व्यवस्था है। तो इसका सारा मेन गेम कहाँ पे, मेंस पे। जितना बेहतर आप मार्क्स कर सकते हैं उतना आगे आपको पोस्ट सर्विस सारी चीज़ों में आप अपने सर्विस में सबसे टॉप पे हैं। मान लो कि 100 पोस्ट एसडीएम का सिलेक्शन हुआ, उसमें भी आप सबसे टॉप 10 में है, तो प्रमोशन होगा तो पहले आप ही की बारी आएगी, तब नीचे वालों की बारी होगी, ये भी व्यवस्था है। जैसे हम लोग के सर्विस में रैंक 52 था, तो रैंक 52 था तो प्रमोशन होगा पहले 60 लोगों का, तो पहले ही प्रमोशन में हम लोग निकल जाएंगे। तो ये भी फायदा होता है अच्छे मार्क्स लाने का, बात समझ में। और 120 में तो ज़्यादा नहीं ला, 90 ला सकते हैं, 95 ला सकते हैं, क्योंकि 90 95 तक आया है, बहुत बेहतरीन, लगभग सारे क्वेश्चन बढ़िया से जवाब दिए, सब कुछ एकदम सब कुछ ठीक ठाक हो गया, तब बोर्ड भी थोड़ा सा खुश है, तो सब माहौल बन जाता है। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप मेहनत 500 510 520 530 550 तक टारगेट करिए आराम से, क्योंकि 180 नंबर तो पेपर 1 से ही आ जाना है। बोलो ना जी, बाकी 2 पेपर से 300 350 नंबर लाना है, मेहनत जोर से करिए, अच्छा से राइटिंग वगैरह सब कुछ ठीक ठाक होगा तो आराम से आ जाता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो मेन कहने का मतलब कहाँ पे है, मेंस। क्योंकि देखो 266 बीपीएससी में 2 लड़की, मतलब एक ये थे प्रियंका जिसका हुआ है और एक जिसका नहीं हुआ है, तो उसका इसका इंटरव्यू में मात्र 48 नंबर था, जबकि दूसरी लड़की थी उसका इंटरव्यू में 70 नंबर था, जो सिलेक्शन नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि मेंस में उसका मार्क्स कम था और उसका मेंस में इसका मार्क्स ज़्यादा, तो 48 मात्र 48 नंबर इंटरव्यू में आया था, तब भी पास हुआ।
क्योंकि सबसे समय लाइन पे 2-4 क्वेश्चन पहले गलती उलती बता दी, तो उसके बाद से थोड़ा सा क्या बोलता, अब 21 साढ़े 21 साल पे इंटरव्यू दे रही थी। एक मैच्योरिटी भी थोड़ा सा मायने रखता है ना। अब मान लीजिए 5-6 लोग बैठ के उतना योग्य प्रबुद्ध लोग पूछ रहे हैं, तो इसका थोड़ा सा इंटरव्यू गड़बड़ गया था, तो लगा था कि मार्क्स कम आएगा, लेकिन इतना कम आएगा ये उम्मीद नहीं था, क्योंकि मॉक भी तो हम लोग भी नहीं लिया था। फिर भी मेंस में इतना बेहतरीन मार्क्स था कि सारी चीज़ें हैंडल हुई। बात समझ। तो डिपेंड करता है कि आप मेंस में किस तरह से, थोड़ा सा भी कट ऑफ से 30 नंबर 40 नंबर ज़्यादा है तो आराम से रिजल्ट, जैसे अब की बार 69 में एक आलोक दिया था, तो इसका कट ऑफ से 35-40 या 45 नंबर ज़्यादा था। ठीक है, तो इंटरव्यू हुआ, ठीक ठाक हो गया सारा चीज़। एक लड़की दी थी, एकदम कट ऑफ था उसका, मतलब 5 ही 4 नंबर ज़्यादा था, तो अच्छा खासा इंटरव्यू जाने के बावजूद भी फाइनल सिलेक्शन में नहीं आ पाई। बात समझ, क्योंकि यहाँ पे 85, 90, 92 नंबर का फर्क होता है फाइनल रिजल्ट से मेंस के भी। तो आप ऐसा कोई व्यवस्था ढूंढे कि इधर से ही मजबूती से आगे निकलेगी, अगला वाला दरवाजा तोड़ने में ज़्यादा टाइम न लगे। इधर से घिसते पिटते जा रहे हैं तो फिर आगे चल के क्या होगा, दिक्कत होगा। समझाने का बात ये है। तो कहाँ फोकस, पीटी तो केवल पास करना है, मेंस 900 नंबर का है, इसी पे ज़्यादा फोकस रहेगा कि किस तरह से अपना मेंस आप बेहतर तरीके से देते हैं। बाकी 120 नंबर का भी इंटरव्यू और प्रक्रिया आगे बढ़ता है। ठीक है, तो अब इसकी जो प्रिपरेशन है, अब देखो सामान्यतः जो बच्चे प्रिपरेशन करते हैं, और छोटे शहर में इसकी एक अलग बीमारी है कि सब प्रीलिम्स पढ़ रहे हैं कि मेंस पढ़ा रहे हैं। ठीक है, सर पहले प्रीलिम्स पास होंगे तभी ना मेंस देंगे, तो यहाँ पे एक अलग समस्या चलता है। ठीक है, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि किसी भी बड़े कोचिंग संस्थान या कहीं पे पहले वो प्री का बैच चलेगा, उसके बाद से वो मेंस चलेगा। वो क्रैश कोर्स चलता है, वो अलग बात है, कि जैसे अभी 17th का मेंस है तो क्रैश कोर्स चलेगा, जो पढ़ा हुआ है अपना आंसर राइटिंग कर रहा है, केवल क्वेश्चन लिख रहा है, वो अलग बात हो गया। लेकिन जब पढ़ाई पीरियड में है तो अलग अलग से कोई पढ़ाई नहीं होता है, कंप्लीट दोनों को एक साथ पढ़ना होता है, क्योंकि दोनों एक दूसरे से जुड़े। 1857 की क्रांति आप मेंस के लिए मान लो कि आप पढ़ते हो, तो सारा डाटा उसी में से तो प्रीलिम्स में पूछेगा। ऐसा थोड़ा कि मेंस में बिहार से कुंवर सिंह थे तो प्री में तो कुछ और से हो जाएंगे, ऐसा व्यवस्था तो होगा नहीं। तो स्पेशली सिविल सर्विस का जो प्रिपरेशन होता है वो कंबाइन होता है, प्री और मेंस दोनों एक साथ किया जाता है। अपने सुविधा के अकॉर्डिंग उसमें से प्रीलिम्स को छांट कर अलग किया जाता है, और उसमें के मेंस वाले टॉपिक को छांट कर अलग किया जाता है। यहाँ तक बात समझ में है? तो प्रिपरेशन दोनों एक साथ ही होगा, और चूंकि कोई भी बड़ा चीज़ पाने के लिए थोड़ा सा बड़ा त्याग मांगता है, पहली बात, और दूसरा बड़ी मेहनत। ये किसी कोई भी चीज़ बड़ा क्यों है, क्योंकि उसका पाने का रास्ता आसान नहीं है। ये तो आसान होता तो सब कोई काम हाथ लगा देता। हर एक साल लगभग 45 लाख लोग पूरे भारत में ग्रेजुएट होते हैं, हर एक साल। कितने लोग? 45 लाख, हर एक साल की बात बता रहे हैं, जिसमें से मात्र 10 लाख लोग यूपीएससी का फॉर्म भरते हैं, जिसमें से देने जाते हैं मात्र 5 लाख। जबकि यूपीएससी का फॉर्म भरने की बेसिक क्राइटेरिया क्या है? ग्रेजुएशन होना चाहिए। बीपीएससी का हर साल मान लो कि 45 लाख जो पूरे इसमें से 5 लाख लोग बीपीएससी का फॉर्म भरते हैं, जिसमें से देने जाते हैं लगभग 3 से 3.5 लाख लोग। बात समझ रहे हैं? यानी अधिकांश लोग तो इतना, मतलब क्या बोलते हैं, हिम्मत ही नहीं जुटा पाते हैं कि हमको तैयारी करना है या फिर एग्जाम निकालना है। बात समझ रहे? तो बातें कुछ इस प्रकार से, आप जब चूंकि आपने अगर निर्णय लिया है कि अगर इस एग्जाम की तैयारी करना है, तो थोड़ा सा टाइम टेकिंग होगा और चीज़ें थोड़ी सी टफ भी होगी, क्योंकि चुटकुले और कहानी कहावत से कमीशन का पेपर तो नहीं पास किया जा सकता है। और 2 मिनट किसी का टीचर का रील देख कर कि हाँ 2 महीना में क्रैश कोर्स करिए और ऑफिसर बनिए, ये तो भुलाइए जाइएगा। आइए हमारा क्रैश कोर्स का वो PDF पढ़ लीजिए और आसानी से ऑफिसर बन जाइए, इस सबसे ये व्यवस्था हैंडल होने वाला नहीं है। क्योंकि एक बड़ा लक्ष्य है, तो एक अच्छी खासी रणनीति के साथ एक सटीक डायरेक्शन में पढ़ना पड़ेगा, ठीक ढंग से आंसर राइटिंग करनी पड़ेगी, रोज रोज उसका प्रैक्टिस करना पड़ेगा, घर पे 7-8 घंटा मेहनत करना पड़ेगा, तब जाके इस फील्ड के अच्छे खिलाड़ी बन पाएंगे आप। अच्छे खिलाड़ी समझते हैं ना? अच्छे खिलाड़ी बन पाएंगे। खेल पाना भी आगे बात है, परीक्षा पास करना वो अलग बात, कम से कम रेस के माहिर आप कहलाएंगे। 2-4 नंबर से नहीं हुआ वो अलग बात है, 4-5 नंबर से छट गए, फाइनल में छट गए। जो फाइनल में 2-4-5 नंबर से चढ़ता है उसको फेल्योर के कैटेगरी में नहीं रखा जाता है, क्योंकि उसने मेहनत किया था। हो सकता है 1-2-4-5 अगले बार पास कर जाएगा, तो ऐसा थोड़े कि वहीं पे रह जाएगा।
तो कोई भी बड़ा काम करने से पहले एक अच्छी खासी रणनीति, एक सही दिशा निर्देश, एक सही डायरेक्शन मतलब एक सही दिशा के साथ अगर अच्छे से कंटेंट मिल जाए, अच्छे से पढ़ाई का माहौल मिल जाए, तो हमको नहीं लगता है कि मतलब परीक्षा को पास नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये कोई पहली बार तो हो नहीं रहा है कि पहले एक्सपेरिमेंट आप पे किया जा रहा है। अभी हमारे पास 2-3 एग्जाम्पल है आपको बताने के लिए, हाँ यहीं से सारी चीज़ें करा कर और सारा चीज़ पढ़ा कर और एग्ज़ाम के फाइनल रिजल्ट तक पहुंचा कर और अभी लोग ऑफिसर बन गए। बात समझ में आ रहा है? तो ये सब बातें, तो एक बात तो मतलब श्योर है कि थोड़ा सा टाइम टेकिंग होगा। अब इसका एग्ज़ाम है तो जाहिर सी बात है कितना लार्ज सिलेबस है। जैसे ये देखो, इसमें थोड़ा सा ये बताया गया कि कौन सा सेगमेंट प्रीलिम्स में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन मेंस में इंपॉर्टेंट है, किसको कैसे यहाँ पे डील करना है। जैसे मान लो कि इतिहास है, तो इसकी भूमिका प्रीलिम्स में भी है और मेंस में भी है, तो जाहिर सी बात है कि इसको अब उसी तरीके से पढ़ना पड़ेगा। बोलो ना जी। जो सेगमेंट सिर्फ प्रीलिम्स के लिए होगा उसको सिर्फ प्रीलिम्स के लिए पढ़ेंगे, और जो सेगमेंट मेंस और प्रीलिम्स दोनों के लिए तो दोनों के लिए पढ़ेंगे। ठीक है, अब ऐसा तो होगा नहीं कि दोनों में से किसी में नहीं होगा, वो दूसरा बात होगा, इंटरव्यू में थोड़ा बहुत आता है। तो प्रीलिम्स और मेंस, जिसमें से प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास, ये दोनों मेंस में नहीं आता है। 2-4-5 क्वेश्चन इसका है वो उसको। अच्छा, ये कोर एरिया भी दिखाया गया है कि ये किसी भी सिविल सर्विस का, 2 मिनट सुनिए, चाहे किसी भी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का पेपर दें, इवन आप यूपीएससी का पेपर दें, ये 4 सब्जेक्ट सिविल सर्विस का कोर एरिया माना जाता है। मतलब पूरा इसी पे डिपेंड है। यूपीएससी, स्टेट पब्लिक सर्विस, कुछ भी आप ले लीजिए, किसी भी क्वेश्चन पेपर का उठाकर आप देख लीजिए, प्री और मेंस दोनों का बात बता रहे हैं, 60 to 70% हिस्सा इन 4 सब्जेक्ट से रहता है। बात समझ में आया? यूपी का भी आप उठाकर देखिए, झारखंड कहीं का भी उठाकर देख लीजिए, लगभग 65 से 70% हिस्सा ये 4 है, ये 4 कोर सब्जेक्ट है। इसलिए इन चारों सब्जेक्ट पे आपकी एक अच्छी खासी और बेहतरीन पकड़ चाहिए अगर सिविल सर्विस का एग्जाम निकालना है तो। और बेहतरीन पकड़ इन द सेंस कि अपना नोट्स होना चाहिए प्रॉपर, उसमें अच्छा से सभी टॉपिक को कवर करके अच्छा से पढ़े होने चाहिए, उसका एक शॉर्ट नोट्स होना चाहिए, तब वो प्रॉपर पढ़ाई माना जाता है। नहीं तो भूगोल का एगो टॉपिक है दूसरे कॉपी में, दूसरा टॉपिक है दूसरे कॉपी में, तीसरा पीडीएफ में है, चौथा दूसरे के नोट्स में है, तो फिर नोट्स पीडीएफ खेलते रह जाएंगे। और आज के डिजिटल दुनिया में तो और घुमाव है, ज़्यादा है। बात समझ में आ रहा है ना? तो एक प्रॉपर नोट्स, कम से कम जो कोर एरिया है इन चारों का प्रॉपर, हिस्ट्री का नोट्स है, जैसे एंसेंट हिस्ट्री का नोट्स है तो एंसेंट हिस्ट्री का अपना नोट्स है पूरा प्रॉपर हार्ट से लिखा हुआ। मेडुअल का है तो अपना नोट्स है, मॉडर्न का तो अपना नोट्स है, मेंस का आपका अपना नोट्स है, कि जब एग्जाम हो तो आप अपना नोट्स बेहतरीन तरीके से उसको क्या कर सके, रिवाइज कर सके। पॉलिटी है तो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन का अपना एक कॉपी है जो अपने हाथ से आपने लिखा हुआ है। बोलो ना जैसे क्यों? अब ये क्लास में ये सब डिटेक्ट करवाया जाएगा, क्लास में सब लिखवाया जाएगा, आपको एनसीईआरटी बोला जाएगा पढ़ने के लिए, सब काहे लिए? क्यों नहीं पीडीएफ से हो जाएगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आगे मेंस जब लिखना होगा तो कमीशन को पीडीएफ नहीं भेजना है, कमीशन के कॉपी में क्या करना है, लिखना है। और लिखना है तो उस लिखने का प्रैक्टिस पहले हो जाना चाहिए, मैदान में उतरने से पहले खेल और पूरा उसका जानकारी होना चाहिए, नहीं तो फिर पिट के वहाँ से आना पड़ जाएगा। ठीक है, तो ये जो आपका क्लास में नोट्स बनता है, आप नोट्स बनाते हैं, यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं, ये सब कुछ क्या है, उसका एक रिहर्सल चलता है। आप यहाँ पे बोला जाएगा, आप लिखेंगे, शुद्ध लिख रहे हैं कि कैसे लिख रहे हैं, वाइट पेज पे लिखेंगे, आपका एक्सपीरियंस बनेगा, फिर वही चल कर आगे सारी चीज़ें डेवलप होगी, धीरे धीरे आपका राइटिंग स्किल बढ़ेगा, धीरे धीरे सारी चीज़ें आगे बढ़ेंगी। 1-2 दिन में तो ये कोई माजरा हो नहीं सकता है। ठीक है, आंसर राइटिंग पे सीखने के लिए पूरा आपका वो समझना पड़ेगा कि इसका ऐसा फॉर्मेशन, वो धीरे धीरे सारी चीज़ें आप में डेवलप होंगी, और एक समय के बाद, साल सवा साल के बाद आप इतने महारत हासिल कर लेंगे कि कोई भी क्वेश्चन तो आप घुमा फिरा के आराम से कुछ ना कुछ उसमें लिख देंगे। जैसे रेस्टोरेंट में जाते हैं तो अलग अलग वैरायटी का वो खाना का चार्ट दिखाता है, क्या सबके लिए अलग अलग मसाला रखा है? नहीं, मसाला सेम ही है, चाहे पनीर फ्राई राइस बनाना हो चाहे चिकन फ्राई राइस बनाना हो, रेसिपी सब एक ही है, बस उसमें थोड़ा बहुत इधर उधर करना है। नहीं तो उतना मसाला बनाएगा तो फिर वही शहीद हो जाएगा, बनाने वाला ही। सब मसाला बनाकर रेडी है, क्या चाहिए ऑर्डर गया, उसी हिसाब से उसमें थोड़ा इधर उधर मारेगा, पहुंचा देगा जगह पर। दूसरा या पनीर, उसको उसी मसाले में से उसको भी वही लगाए। वैसे ही आंसर राइटिंग का जो प्रोसेस है वो एक बार ही बढ़िया से अगर सीख गए कि इंट्रो है, ये बॉडी पार्ट है, यहाँ पे निष्कर्ष निकलेगा, निष्कर्ष ऐसे लिखाएगा, इंट्रो पार्ट ऐसे लिखाएगा,
ये सारा चीज एक बार सीख गए तो क्वेश्चन किसी भी सब्जेक्ट का हो, आप थोड़ा सा भी कंटेंट आपके पास है तो आसानी से इस क्वेश्चंस को पकड़ के आप आसानी से लिख सकते हैं। जैसे हम लोग का जब प्रिपरेशन, तो दिल्ली के कोचिंग में एक मणिकांत सर का कोचिंग था जहाँ पे हमने ऑप्शनल किया अपने हिस्ट्री का, वहाँ पे आंसर राइटिंग प्रॉपर किया जा रहा था। बाकी किसी सब्जेक्ट में उतना मतलब आंसर राइटिंग हम लोग का नहीं हो पा रहा था क्योंकि टीचर उतना मतलब नहीं ध्यान दे रहे थे। तो एक हिस्ट्री का केवल आंसर राइटिंग हम पूरा तरीके से बेहतरीन तरीके से स्ट्रक्चर वगैरह सारा नोट्स में मिल जाएगा, सारा चीज़ सीखा हुआ है। अब उसी का अप्लाई करना है इकोनॉमिक्स पे, पॉलिटिक्स पे, कैसे शुरू होगा कैसे अंत होगा, कहाँ पे पॉइंट में लिखना है, कहाँ पे फ्लो चार्ट बनाना है, कहाँ पे क्या करना है, वो सारा चीज़ उसी से डेवलप होगा। ठीक है, अब ये मत सोचना कि सर तो जल्दी वही बता दीजिए, काम खत्म करिए। ठीक है, तो इतना आसान नहीं है कि जल्दी बता के काम खत्म किया जाए। धीरे 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 क्या होगा, डेवलप। एनसीईआरटी पढ़ोगे तो एनसीईआरटी का जो लैंग्वेज है तो वो लिखोगे कि नदी के बारे में, तो नदी बहता है नहीं लिखोगे, नदी प्रवाहित होती है। ठीक है, तो ये सारा लैंग्वेज भाषा ये सब कहाँ से मिलेगा, एनसीईआरटी की किताब से मिलेगा। आप मान लो कि कुछ पढ़ते हो तो अच्छा लगता है, तो आपको भी अच्छा लगता है। और कुछ ऐसा लिखा हुआ है जो आप ही समझ रहे हैं, आप ही पढ़ रहे हैं, तो फिर दिक्कत पड़ता है। तो वैसे एग्जामिनर को भी तो अच्छा लगेगा ना। तो ये सारी चीज़ें आपको मतलब ये साथ में, तो इन चारों सब्जेक्ट का अपना प्रॉपर नोट्स, अपना पूरा ये सब कुछ होना चाहिए। ठीक है, इन चार में सबसे पहले इतिहास है, उसके बाद से भूगोल है, राज्य व्यवस्था है और अर्थशास्त्र है। अब ये बीपीएससी में कहाँ लाई करता है, तो एक प्री और मेंस में इतिहास दोनों है, जिसमें से एंशिएंट नहीं है और मेडिवल नहीं है मेंस में। तो इसको केवल प्री के लिए आपको पढ़ना है, एक नोट्स बना लेना है, घटना चक्र का सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना है, बाकी कुछ नहीं दिमाग लगाना है। ठीक है, आधुनिक भारत का इतिहास, आधुनिक बिहार का इतिहास मेंस में क्वेश्चन है 114 नंबर का, इसलिए इसको प्री के हिसाब से भी पढ़ना है, मेंस के हिसाब से भी पढ़ना है। प्री में भी 30 क्वेश्चन अभी उधर लिखे थे, तो 20 क्वेश्चन केवल मॉडर्न हिस्ट्री से पूछेगा, तो 5-10 क्वेश्चन इधर से पूछेगा, इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको बढ़िया से पढ़ना है। भूगोल प्री और मेंस दोनों में है, इसलिए उसको दोनों से पढ़ना है। विश्व, भारत और बिहार तीनों का भूगोल है, तो प्री मेंस दोनों में है। वैसे ही राज्य व्यवस्था है, प्री में भी है, कंसेप्ट है, प्लस इसमें साथ साथ करंट अपडेट है। ठीक है, मान लो कि राष्ट्रपति और प्राइम मिनिस्टर का शक्ति का तुलना करना है, तो उसका एग्जाम्पल देने के लिए लेटेस्ट एग्जाम्पल होगा, तभी तो आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेगा। नहीं तो क्वेश्चन लिख रहा है अभी और एग्जाम्पल दे रहे हैं 1950 का, काम चलेगा? नहीं चलेगा भाई। तो वैसे इसमें करंट अपडेट पूरा ज़रूरत होता है, इसके लिए आपको डेली बेसिस पे न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ेगा, एगो मैगजीन साथ साथ फॉलो करना पड़ेगा, तब जाकर ये सॉल्व हो पाएगा। वैसे ही इकोनॉमिक्स है, सारी करंट अफेयर्स, कंसेप्ट पहले इकोनॉमिक्स का, उसके बाद से इसमें करंट अपडेट हर एक साल जो आता है उसको आपको साथ साथ करना पड़ेगा। तो ये 4 कोर एरिया हुआ बीपीएससी, किसी भी सिविल सर्विस का बात कर ले, चाहे यूपीएससी का ही बात कर ले उसका। नेक्स्ट उसके बाद से सामान्य विज्ञान है, जो केवल प्री में पूछता है, इसलिए कोशिका को बस इतना ही समझना है कि एमसीक्यू सॉल्व हो जाए। कोशिका और कोशिका का प्रकार कितने होते हैं ये मेंस नहीं लिख के प्रैक्टिस करना है, कुछ महान आत्माएं ऐसे भी होती हैं। ठीक है, और विद्युत सेल और विद्युत सेल का प्रकार दिखने लगता है सब, वो ऐसा कुछ नहीं दिमाग लगाना है। ठीक है, हथियार वहीं पे चलाना है जहाँ पे शत्रु बैठा हुआ है। ठीक है, अंदाजे पे तीर नहीं चलाना है। तो प्रिम्स के क्यों पूछता है, एक प्रॉपर नोट्स होना चाहिए इस तीनों विषय का, प्री PYQ सॉल्व कर लीजिए, बस काम खत्म। मेंस कुछ नहीं पूछता। विज्ञान प्रौद्योगिकी है, 2-4 क्वेश्चन प्रीलिम्स में भी आ रहा है और मेंस में भी तो है, ये है 72 नंबर का जीएस पेपर 2 में। याद कर लेना एक बार कि पेपर 1 में क्या है, पेपर 2 में है। अभी तो इधर से निकलो और कोई पूछ दे तो बस पूछ के पछताए कि कहाँ से कहाँ पूछे है सिलेबस इससे। ठीक है, नहीं तो इज्जत प्रतिष्ठा हमारा भी मतलब जाकर उधर गंवा देना। इस बीपीएससी का तैयारी कर सिलेबस से नहीं पता है कि किधर का पूछता है। ठीक है, नेक्स्ट समसामयिकी करंट अफेयर्स, प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए बहुत जरूरी है, जो सामान्यतः छोटे छोटे शहर के छात्र तो बिल्कुल नहीं करते, जरूरी बहुत है, करते हैं 0। ठीक है, क्योंकि मेंस का इस समय जितना पेपर आप उठाकर देखोगे, जीएस पेपर 1, 2 सब में कुछ ना कुछ करंट अफेयर्स का फ्लेवर मिलेगा आपको, कुछ ना कुछ। इतिहास को अगर छोड़ दिया जाए तो आप करंट अफेयर्स का पूरा एक अलग से सेक्शन है। ठीक है, मैथ को हटा दो, पॉलिटी पूरा करंट अफेयर्स पे थोड़ी बहुत बेस होता है। ठीक है, उसके बाद से इकोनॉमिक्स ज्योग्राफी भी करंट अफेयर्स पे बेस होगा, साइंस टेक्नोलॉजी पूरी करंट अफेयर्स पे बेस होगा। तो ये करंट अफेयर्स का प्री और मेंस दोनों में है। ठीक है,
बिहार विशेष का इतिहास, भूगोल, राज्य व्यवस्था एवं अर्थव्यवस्था। अब इसका अलग से नहीं होगा, पहले भारत का इतिहास पढ़ लेंगे तभी बिहार का इतिहास समझने में आसानी होगी। पहले भारत का भूगोल समझ लेंगे तभी बिहार का भूगोल समझने में आसानी होगी। और भारत का भूगोल समझने से पहले भी विश्व का भूगोल समझना पड़ेगा, नहीं तो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पता ही नहीं है तो फिर पूरा परेशानी क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही राज्य व्यवस्था, पहले पूरा इंडियन पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लीजिए, उसके बाद से बिहार का पढ़िए। ठीक है, अर्थव्यवस्था पहले इंडियन पढ़ेंगे तभी बिहार की इकोनॉमी आपको समझ में आएगी। ठीक है, ये सारा स्लाइड हम आपको भेजेंगे टेलीग्राम पे, आप वहाँ से इसको देखकर और आसानी से इसको नोट कर। ठीक है, तो ये भी प्री और मेंस दोनों में है, क्योंकि मेंस में बिहार का जितना आप लिखेंगे उसमें कुछ ना कुछ बिहार का टच रहेगा। 1857 की क्रांति, बिहार का योगदान। असहयोग आंदोलन, बिहार का योगदान। 1942 की भारत छोड़ो आंदोलन, बिहार का योगदान। तो कहीं बिहार उसमें क्या करेगा, अटैच करेगा। ठीक है, इसलिए इसको बिहार स्पेशल को साथ साथ पढ़ते रहना है। ये पूरा आपका क्या हुआ। अच्छा, मैथ तो ये है, 10 क्वेश्चन आपका प्रीलिम्स में है और 72 क्वेश्चन का डीआई है। ठीक है, तो 900 नंबर का मेंस, 120 नंबर का इंटरव्यू, टोटल 1020 नंबर का होता है। मेंस में कितने पेपर होते हैं, 5, 2 क्वालिफाइंग है, 3 का मार्क्स जुड़ता है जो आगे मेरिट लिस्ट में हेल्प करता है, या मेरिट लिस्ट उसी के बेस पे बनता है। ठीक है, तो 900 और 120, 1020 का टोटल मामला है, और इसी 1020 पे पूरा आपका कंटिन्यू मतलब फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार होता है। जो लोग पास करते हैं वो ऑफिसर बनते हैं, जो लोग नहीं पास करते हैं दोबारा तैयारी करते हैं। बोलो ना जी उसमें। ठीक है, तो ये पूरे सिलेबस हुआ बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का। ठीक है, अब इसमें कुछ आपको जानकारी चाहिए तो 2 मिनट आपको समय दिया, जरा पूछिए, उसके बाद से कुछ और बातें आगे क्लास के स्ट्रेटजी के बारे में बताते हैं। ठीक है, सिलेबस और इससे पोस्ट वगैरह से संबंधित, कौन सा पोस्ट किधर पोस्टिंग है, हेलम तेलम कुछ भी पूछना हो, ट्रेनिंग कुछ भी, तो आप पूछ सकते हैं, कोई क्वेश्चन हो तो, नहीं तो फिर आगे चर्चा जारी रहेगा। बोलो ना जी, सो रही है क्या जी, कुछ पूछना है और भी कुछ पूछना चाहो साइड से, और अदर स्टेट पीसीएस तो नहीं, तो बाद में कभी हम समझा देंगे। और यूपीएससी के तो एक वीडियो हम डाले हैं पूरा सिलेबस वगैरह का। ठीक है, तो सारी चीज़ें बता मतलब उस पर भी है। और कुछ जानकारी, कुछ जानकारी नहीं चाहिए, कुछ पहले से सोच के नहीं आए होगे क्या कुछ पूछना है। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब अगला बात सुनिए। अच्छा, कितने लोग हैं जो पहले से कुछ प्रिपरेशन करते रहे हैं, वो हाथ उठाएं। मतलब पहले से कुछ पढ़े हैं, इतिहास भूगोल कुछ जानते हैं। अच्छा, कुछ लोग हैं। अच्छा, बाकी जो नहीं हाथ उठा रहे उसको समझ लें कि हम अब कुछ नहीं जानते हैं और एकदम जीरो से शुरू करना है। अब क्वेश्चन नहीं पूछेंगे भाई, हाथ उठाओ, ठीक डरा जाए। पहली बात, एक तो पहले मूड एकदम साफ सुथरा रखो पहला। ठीक है, और दूसरा एकदम बोलते रहो, कुछ ना कुछ बोलते रहो, और डराओ मत। लड़की सब तो और मत डरो, नहीं लड़की सबका इंटरव्यू में मार्क्स कम होने के पीछे कई सब मुंह दाब के तो बैठे रहेगी सर। बताओ कैसे काम चलेगा। ब्लॉग का वीडियो बनोगे और वहां पे जाकर ऐसे ऐसे धीरे धीरे बोलोगे तो आके कोई नेता मुखिया 2-4 को बोल के चला जाएगा, जब तुम्हारी इतना औकात है कि ब्लॉक प्रमुख को डांट करके चैम्बर से बाहर कर सकते हो। तो ऐसे काम नहीं चलेगा। ऑफिसर बनोगे आप, बहुत सारा व्यवस्था आपके हाथ में होगा। देखिए ना, बेगो लेडी डीएसपी थी, वहां पे लाठीचार्ज हुआ, कितना तुम तड़ा के बात कर रही थी। और वहां पे कोई छुपने वाला ऐसा होगी तो उसे कान में जाके थोड़े कहेंगे कि भैया लो आप हट जाइए, विरोध शांत करवाना है। तो होते रह गया विरोध शांत। ठीक है, और इसलिए भी बोलना जरूर, क्योंकि आगे जब इंटरव्यू में जाएगा 5 लोग वहां पे बैठे हुए, 5 लोग एकदम अपने अपने फील्ड के सब सुपर डुपर हिट हैं। ठीक है, तो 5 लोग के सामने यहाँ पे चेयर लगा के 5 लोग इधर बैठा है और सामने आपका चेयर है, एकदम आई कांटेक्ट बना कर तब उनके सवालों का जवाब देना है। और ये सब पहले से नहीं होगा तो फिर कैसे काम चलेगा बताओ। बात समझ में आ रहा है। इसलिए कहीं बोलने का मौका मिले, कुछ पूछना है पूछो, एकदम खुल के पूछो। लोग कुछ सोचेंगे उस तो भी तुम भी सोचोगे तो कैसे काम चलेगा। जो सोच रहा है उसको सोचने दो भाई। ठीक है, दिमाग पे ज़्यादा लोड नहीं लेना है कि कौन क्या सोच रहा है, जो बात है वो पूछ लेना है। ठीक है, जो भी सवाल जवाब है वो कर लेना है अपने मतलब क्लास में। ठीक है, तो 5 लोग इंटरव्यू, अच्छा इंटरव्यू को थोड़ा सा बता देते हैं। तो जितने लोग सिलेक्ट होते हैं मेंस से वो आगे इंटरव्यू देते हैं 2.5 गुना। ठीक है, लोग ज़्यादा होते हैं इसलिए अलग अलग इंटरव्यू बोर्ड बैठता है, क्योंकि एक ही इंटरव्यू बोर्ड तो दिन भर लेते ही रहेगा। एक दिन में लगभग से 10 से 15 लोगों का इंटरव्यू हो पाता है, एक बोर्ड लेता है, तो 4-5 बोर्ड बन जाता है।
ठीक है, जिसको लीड करने वाला व्यक्ति के नाम से उस बोर्ड को जाना जाता है। जैसे वो दीप्ति मैम है जिनका बोर्ड काफ़ी चर्चित है, तो उनका एक बोर्ड है। एक KS भगत करके हैं जिनका बोर्ड में मेरा इंटरव्यू होता है, तो वो भी काफ़ी चर्चित नेम है, तो वो है। वैसे जो इसका अध्यक्ष होता है उसी के नाम से जाना जाता है। फिर आप पहुंचते हैं 120 नंबर का इंटरव्यू देने के लिए। ठीक है, पूरा माहौल एकदम बिहार लोक सेवा आयोग के जो अपना ऑफिस है पटना में, वहाँ पे पूरा व्यवस्था रहता है आपको। ठीक है, पूरा आपका पहले मोबाइल वोबाइल बाहर सब वहाँ पे बना हुआ है सेट, वहाँ पे आप बैठिए पूरा, मतलब वहाँ से फिर आपको अंदर लेकर जाया जाएगा। अंदर जाने पे चाय वाय का व्यवस्था रहता है। भाई ऑफिसर का इंटरव्यू देना है, छोटा मोटा बात थोड़े है। तो चाय बिस्किट वगैरह चाय वगैरह आपको सर्व किया जाता है। आपका डॉक्यूमेंट तो अब तो पहले ही चेक हो जा रहा है, पहले होता था कि डॉक्यूमेंट वगैरह पूरा चेक होता है, फिर एगो स्लिप मिलता है आपको, उस पर कुछ कोड लिखा होता है बस। वो स्लिप एक आदमी आपको लेकर आता है, पूरा वो टोपी वोपी पहने रहता है, फिर आपको लेके जाता है। आगे आगे वो चलता है, पीछे पीछे आप जाते हैं डरे धम के हुए कि आगे क्या होगा। ठीक है, फिर वो ले जाकर आपको जहाँ तक इंटरव्यू बोर्ड का गेट तक वो छोड़ के चला आता है। फिर अंदर से बुलावा आता है, जाइए बैठिए और उनके सवालों का जवाब दीजिए। सवाल जवाब में स्पेशली एक तो सबसे यहाँ पे मेन फैक्टर ग्रेजुएशन में जो आपका सब्जेक्ट है उस पर थोड़ी बहुत ठीक ठाक पकड़ होना चाहिए। आपने जिस सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन किया है, अगर आपके ग्रेजुएशन में और इंटरव्यू में गैप है, मान लिया आप ग्रेजुएशन किए 2020 में और अब परीक्षा का इंटरव्यू देने जा रहे हैं 2025 में, तो इंटरव्यूअर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि 5 साल तक आप क्या कर रहे थे। ठीक है, तो ये एक प्रकार से ये क्वेश्चन आता है। उसके बाद से कुछ क्वेश्चन आपके ऑप्शनल से पूछे जाते हैं। ठीक है, आपका जो ऑप्शनल सब्जेक्ट आपने लिया है, उसके बाद से बाकी जनरल जो क्वेश्चंस होते हैं वो चलते रहता है। ठीक है, करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस रहते हैं। ठीक है, कभी कभी उस दिन का खबर भी पूछ लिया जाता है कि न्यूज़पेपर में अभी क्या चल रहा है, तो ये सब क्वेश्चन जस्ट लाइक एक समझ लीजिए कि वार्तालाप का माध्यम है। इंटरव्यू बोर्ड बस इतना भांपता है आपसे कि आप कितने ईमानदार हैं, यही जांचने की कोशिश करता है। क्योंकि नॉलेज का परीक्षा आपका हो चुका है और प्रीलिम्स और मेंस दोनों निकाल लिए हैं, तो नॉलेज का तो कमी नहीं है। बोलो ना जी इसमें। तो इंटरव्यू बोर्ड की बस इतना ही जिम्मेदारी है कि वो आपके थोड़ा सा व्यक्तित्व को मापता है कि आप किस तरह से हैं। थोड़े से प्रलोभन पे आप फाइल को इधर से उधर पलट देंगे तो फिर उस टाइप के हैं कि ईमानदार प्रवृत्ति के हैं, बस यही जांचता है, बस और कुछ नहीं। बातचीत के माध्यम से वो लोग अपना निष्कर्ष निकालता है। ठीक है, जिस तरह से आपका जवाब होगा उस तरह से फिर इस पर मार्किंग की जाती है। मिनिमम तो हमारे रेंज में अभी एक 48 इसका देखे थे, हमारा था 70 नंबर। ठीक है, लेकिन हमारे इसका आलोक का भी शायद 75 है, देखे होंगे मार्कशीट, तो उसका 75 है। हमारा थोड़ा सा कम आने के पीछे क्योंकि ग्रेजुएशन हमारा था मैथमेटिक्स से, JP यूनिवर्सिटी से। DAV में सेंटर होता था। ठीक है, तो सब छाप के तो पास किए, तो भाई तो इसको मान बात तो जो है तो है। ठीक है, तो ग्रेजुएशन का पहले पूछा कि ग्रेजुएशन किससे है, तो हम बोले कि सर मैथमेटिक्स है, तो ऊपर से 3-4 को क्वेश्चन चिपका दिया, ऊपर से पेपर भी दे दिया कि इसमें 1-2 सवाल डेरिवेशन सब ये वो फला ढिम का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन, अब तो दिमाग पे पल्ले नहीं पड़ा, तो लगातार 4-5 क्वेश्चन सॉरी बोलना पड़ गया। तो बोला कि अच्छा अभी बताइए क्या पूछे आपसे, अभी आप क्या कर रहे हैं। तो हम बोले कि क्लास व्लास चल रहा है हमारा, और हिस्ट्री ज्योग्राफी और ये सब सोशल साइंस हम पढ़ाते हैं। तो अब उसके बाद से थोड़ा सा माहौल बना, और फिर पॉलिटी हिस्ट्री और ये सब इकोनॉमिक्स वगैरह शेयर मार्केट ये सब पूछना शुरू किया, तो लास्ट बढ़िया हो गया। तो शुरुआत जैसे भी लास्ट बढ़िया हुआ, तो 70 नंबर पे लाके छोड़े। हालांकि मेंस का चूंकि पहले मार्क्स में मेंस में हमारा 120 नंबर पहले से ही ज़्यादा था, तो कितना भी देता, लेकिन पहले तो पता चलता ही नहीं है, वो तो फाइनल पता चलेगा ना। तो फिर मतलब हो गया 70 नंबर तक दे दिया, क्योंकि लास्ट तक माहौल ठीक हो गया था, हंसते मुस्कुराते हुए निकल आए थे। बोलो नहीं। तो कुल मिलाकर यही है, ग्रेजुएशन सब्जेक्ट, ऑप्शनल सब्जेक्ट और करंट अफेयर्स की कुछ घटनाएं, बस यही पूछा जाता है। आपके बैकग्राउंड से आपका डिस्ट्रिक्ट में कुछ इंपॉर्टेंट है तो वो पूछ लीजिए। जैसे इससे पूछा गया कि मान लो गोपालगंज जिला OP से टच करता है, तो बताइए कि उत्तर प्रदेश के कितने जिले गोपालगंज से लगते हैं। ठीक है, अभी शराब का तस्करी इतना चल रहा है, तो आप कुछ क्या ऐसा विशेष करेंगे कि बॉर्डर पर शराब की तस्करी को रोका जा सके। अब इस समय इस सब बातों पे दिमाग ही नहीं गया, तो अभी चकाचौंध हो गई, इसका क्या जवाब देना है। फिर मामला पेचीदा हो गया, तो 2-4-5 क्वेश्चन इसका भी मिस्टेक करेगा। तो अलग अलग प्रकार से क्वेश्चन, मतलब होल तैयारी हो तो इंटरव्यू कोई बहुत बड़ी बात नहीं। 2-4-5 मिनट तक डर लगता है, उसके बाद से धीरे धीरे आदमी कंफर्टेबल होकर आराम से 10-12 मिनट का बातचीत निकाल लेता है। मेंस मगर ठीक मार्क्स है तो फिर कॉन्फिडेंस हाई रहता है, तो और मामला हो जाता है। ठीक है, तो ये टोटल एक मतलब इस तरह से इंटरव्यू का प्रोसेस है। यहाँ तो कोई दिक्कत परेशानी, अभी कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। नेक्स्ट पूछना है क्या कुछ?
खड़ा हो जाओ पहले। अरे पहले खड़ा हो। हाँ। हम्म। नहीं देखो, बैठो, पहली प्राथमिकता तो एग्जाम पास करना है, उसके बाद ही ना कुछ है। तो पहली प्राथमिकता तो हमारा मानना है कि सबसे पहले वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की व्यवस्था करो, एक प्री का और एक मेंस का। उसके बाद से उसमें देखा जाता है कि क्या क्वेश्चन का ट्रेंड चल रहा है, कहाँ से पूछता है। तो बीपीएससी आज तक पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया से कुछ भी क्वेश्चन नहीं पूछा। हालांकि करंट बेस में उससे जोड़कर आंसर लिखा जाता है। तो पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया बीपीएससी के लिए कोई खास तवज्जो नहीं है। हालांकि आप जब पॉलिटी पढ़ोगे, दूसरे सेगमेंट इकोनॉमिक्स पढ़ोगे, तो इकोनॉमिक्स पढ़ोगे तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट आज़ादी के बाद से कैसे हुआ, पॉलिटी पढ़ेंगे तो फिर इंडियन डेवलपमेंट पूरा कैसे हुआ, तो वो सारी चीज़ें उसमें इंक्लूड हो जाती है। अलग से कोई सेगमेंट नहीं है आफ्टर इंडिपेंडेंस या पोस्ट इंडिपेंडेंस का। और कोई सवाल किसी का? बोलो ना जी। बैठ समझ गए क्या पूछना है? अब देखो, अभी तो बोले ना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन बीपीएससी फोकस में रहेगा, लेकिन इसके साथ साथ सभी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। थोड़ा सा बदलता है, जैसे ए से है तो बिहार स्पेशल ए से है, यूपी में जाओगे तो यूपी स्पेशल 2 पेपर पूछता है, झारखंड में जाओगे तो झारखंड स्पेशल कुछ पूछता है, एमपी में जाओगे तो एमपी स्पेशल पूछेगा। तो थोड़ा बहुत 10-20% पेपर ही इधर उधर वेरिएशन है उसमें है, बाकी सब कुछ लगभग लगभग क्या है, एक समान है। ठीक है, तो उसमें कोई अंतर नहीं है। आप स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के अराउंड जितना पेपर होगा उतना को तो आप आसानी से दे सकते हैं। अब इसके साथ साथ और भी नीचे जाओगे तो जैसे दरोगा का पेपर है। अब हमको नहीं लगता कि जो बीपीएससी का तैयारी करता होगा ठीक ठाक से पढ़ लिया पहले, मतलब उतना अगर एमसीक्यू ठीक से लगा ले, कंसेप्ट सारा है ही है, तो दरोगा का पेपर उससे नहीं निकल जाए। तो आपके चॉइस पे है कि आप दरोगा का पेपर देना चाहते हैं कि नहीं देना चाहते, ये नौकरी करना चाहते हैं कि नहीं करना। अलग अलग लोगों की अलग अलग सोच होती है। किसी को लगता है कि नहीं हमको नहीं करना, हमको वही ऑफिसर वाला ही जॉब चाहिए, तो उस हिसाब से होता है। लेकिन परीक्षा पैटर्न और ये सारी चीज़ों में बस यही है कि आप सिलेबस के अकॉर्डिंग, मतलब स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन पूरा इसके अंडर में है, उसके बाद से आप करना चाहें नीचे के तो सारा कवर हो जाएंगे। यूपीएससी का सिलेबस और सारी चीज़ें थोड़ी सी अलग है, बाकी सब इसमें आ जाएगा। और कुछ? ठीक है, तब आगे सुनिए। भूख वूख नहीं ना लगे भाई, सुबह से जो आया होगा उसको थोड़ा सा। ठीक है, आगे शेड्यूल बता देते हैं हम, ठीक है। तो पहले तो एक बात सुनो, पहले तो क्लास का बहुत बार फाउंडेशन बैच शुरू हुआ है, लेकिन बीच बीच में बंद भी हो जाता है, क्योंकि बीच बीच में काम भी पड़ जाता है, क्योंकि हम हैं सर्विस में। बाकी हमारे सपोर्टिंग सर जो लोग हैं वो किस हिसाब से अपना मैनेज करते हैं उस पर भी डिपेंड करता है। छुट्टी है इसलिए इतना देर तक बने हैं, रविदास जयंती का बिहार में छुट्टी है। अच्छा अभी रुको ना 2 मिनट, ठीक है। ठीक है, तो आज छुट्टी है इसलिए इसको 10 बजे शिफ्ट किया गया, हालांकि इसकी टाइमिंग 9 बजे से होगी। ठीक है, कभी 2-3 दिन तक कभी ऐसे चलेगा, 2-3 दिन के बाद शिफ्ट होगी, पहली बात। दूसरी बात कि वीकेंड की ज़्यादातर कक्षाएं आपको सैटरडे और संडे को चलेगी, क्योंकि सैटरडे और संडे को हम छुट्टी में, मतलब सैटरडे को ऑफिशियल छुट्टी नहीं है, लेकिन हम सामान्य तो नहीं जाते हैं, बहुत कुछ इमरजेंसी कार्य नहीं पड़ा तो। और संडे को ज़्यादातर क्लासें होगी। ठीक है, मान लो कि 1.5-1.5 2-2 घंटा का क्लास है तो संडे को 4 घंटा का क्लास चलेगा, सैटरडे को भी 3-4 घंटा का क्लास चल सकता है। इस तरह से इसका पहले शेड्यूल होगा। छुट्टी के दिन में ज़्यादातर समय चले, क्योंकि उसी समय हम उपलब्ध रहेंगे। बोलो ना जी ऐसा। तो इस तरह से अपना भी टाइम शेड्यूल सारा मैनेज करना पड़ेगा आपको, और उसी हिसाब से आगे बढ़ना पड़ेगा। नहीं तो आप सोच ले सर एक दिन चलता है और एक दिन बंद होता है, वैसा नहीं। खाना पूर्ति वाला काम हम भी नहीं करेंगे, बहुत सोच विचार के बैच शुरू हुआ है। ठीक है, इसलिए मतलब इस पर थोड़ा सा विचार विमर्श हुआ है कि आगे क्लास कहाँ तक कंटिन्यू करेगा। तो अगर हमारी पोस्टिंग जब तक चेंज नहीं होती है तब तक तो ये बैच थोड़ा बहुत चलते रहेगा, बंद तो नहीं होगा। इतना बात में अभी कोई सस्पेंस नहीं है। ठीक है, और बीपीएससी फाउंडेशन बैच को हम केवल नाम ही नहीं देते हैं कि बीपीएससी फाउंडेशन बैच है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग क्लास भी चलती है। आप इस चीज़ को महसूस करेंगे जब आगे पढ़ेंगे, क्योंकि कल वाले हम इसमें जो भी आपको नोट्स लेंगे वो सब दिल्ली में जो अपना पढ़ा हुआ नोट्स है वो सब आपको पढ़ाया जाएगा, समझाया जाएगा। आंसर राइटिंग सारी चीज़ें बताई जाएगी, आंसर राइटिंग कैसे करना है इन सारी चीज़ों पे समझाया जाएगा, बताया जाएगा। ठीक है, तो बाकी सामान्य कक्षाओं से एक कक्षाओं का शेड्यूल थोड़ा सा अलग होता है। जो भी चीज़ें यहाँ पे पढ़ेंगे एकदम कमीशन की जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से पढ़ेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे अब आपको डिपेंड करता है कि आप कितने देर तक साथ देते हैं। अब आपको लगेगा कि पहले ही आप
दो चार 5 दिन में, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि 2 4 10 दिन पढ़ेंगे, 20 दिन के बाद दूसरा मूड आया, दूसरा पेपर आ गया, दूसरा कुछ हो गया, दूसरा कुछ आ गया, बस उधर चले जाते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं, जाते रहिए आते रहिए, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। ठीक है, तो एक बार मुकम्मल तैयारी तो आपको कर लेना पड़ेगा। जैसे हम लोगों का प्रिपरेशन है तो दिल्ली में 1.5 2 साल एक बार तैयारी हुआ, बस काम खत्म। उसके बाद से किसी ऑनलाइन बैच या ये वो फला ढिमका की कुछ जरूरत ही नहीं पड़ा। एक बार सभी सब्जेक्ट का अपना अपना प्रॉपर नोट्स है, ज्योग्राफी का है, हिस्ट्री का है, पॉलिटी का है, इकोनॉमिक्स का है, साइंस टेक्नोलॉजी का, एनवायरनमेंट का, इथिक्स का, यूपीएससी का पूरा जितना सिलेबस है वो सारा का नोट्स बनाकर रखा हुआ है। इसलिए हमारे मेंस के समय मात्र 2 या 2.5 महीना का समय मिला था, रिजल्ट आया 2 महीना के बाद मेंस था। तो आप बताओ कि 2 3 महीना में हम क्या पढ़ लेते और क्या समझ लेते और किस तरह से मेंस पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल। तो पहले से सारा कुछ रेडी था, बस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना था, प्रैक्टिस हुआ, सारा चीज़ बेहतर तरीके से हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार, और स्पेशली जो अभी जो बच्चे तैयारी करना शुरू कर रहे हैं, जो अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं, इससे बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी और कुछ नहीं हो सकती है कि आपको ये बात अभी पता चल गया है कि तैयारी कब करना है। नहीं तो हम ग्रेजुएशन पास करने के 2 साल के बाद से तैयारी करना शुरू किए थे। अब इसमें हमारी भी कोई गलती नहीं थी, हमारे घर वालों की भी कोई गलती नहीं थी, क्योंकि वो भी नहीं जानते तो कहाँ से बताएंगे। हमारी भी कोई गलती नहीं, जिस पृष्ठभूमि से पढ़े तो उतना ही पता है। लेकिन आज के सूचना तकनीक के युग में इतना तो आपको पता है कि भाई कमीशन का पेपर ऐसे होता है, ऐसे लोग बनते हैं, ये फला ढिम का सारी चीज़ें पता है। ठीक है, तो इसका फ़ायदा उठाइए। हमारा नौकरी अब ग्रेजुएशन के 2 साल के बाद शुरू किए हैं, 2 3 साल पढ़ेंगे, 4 साल के बाद नौकरी हो गई, नौकरी होते होते 27 28 साल हो जाएगा। बोलो ना जी इसमें। अब आप 18 साल में इंटर पास कर लिए, उसके बाद से आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 3 4 साल लगेगा, 22 23 साल 24 साल में आपका नौकरी लग जाएगा। उसके बाद से शादी विवाह करिए, एकदम ज़िंदगी एंजॉय करिए। हंस क्यों रहे हो भाई? बात यही ना है भाई। ठीक है, तो इस तरह से तो एक बहुत खुशी की बात है कि आप इतने पहले से और इतने मतलब सजग हैं, और आप सोच रहे हैं कि अच्छा इस लेवल का तैयारी इस तरह से करना चाहिए, और ये बात अभी आपको पता चल गया कि आपके पास अभी भरपूर समय है। मान लो जो बच्चे पार्ट 2 पार्ट 3 में हैं तो आराम से उनके पास तो 1.5 2 साल तो आराम से समय है, आराम से अच्छा से धीरे धीरे से प्रिपरेशन करके अपनी प्रक्रिया को क्या कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो इस बात से आप थोड़ा सा अपने को खुश रखिए कि हाँ चलिए हम इतना पहले से तैयारी कर रहे हैं, हमारा ग्रेजुएशन जब होगा उस तरह तो हमारा एक लेवल तक प्रिपरेशन पहुंच जाएगा, उसके बाद से ज़्यादा हमको भटकाव नहीं होगा और जल्दी से हमारा एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो एक ये बात है। ठीक है, तो ये सारी बातें हो गई। अब क्लास का शेड्यूल इसमें तो ये सारे सब्जेक्ट्स हैं ये। अब इसमें से अच्छा कितने लोग इसमें, एक देखो, अब इसमें कक्षा शुरू होगी यहाँ से इतिहास से। ठीक है, हिस्ट्री से कक्षा चालू होगी। पहले आपको एक ब्रीफ इंट्रो दिया जाएगा हिस्ट्री का। ठीक है, और स्पेशली जो ये मेंस वाला है आधुनिक भारत का इतिहास, कक्षा यहीं से शुरू होगी। एंसेंट और मेडवल आगे आपको पढ़ाया जाएगा, आप परेशान नहीं होंगे कि अच्छा ये छोड़ के ये चल रहा है, क्योंकि थोड़ी बहुत हम चाहते हैं कि भी आंसर राइटिंग की धीरे धीरे आपकी क्या हो जाए, शुरुआत हो जाए कि आप कुछ ना कुछ आप लिखते पढ़ते समझते रहें। नहीं तो ये पहले ही दोनों ये चालू हो जाएगा तो इसमें किसी मैन से ही नहीं, तो फिर वो फिर केवल पीटी पीटी पढ़ेंगे तो आपको भी कुछ अलग फील नहीं होगा। ठीक है, इसलिए एक मेंस का सब्जेक्ट ही हम उठा रहे हैं कि धीरे धीरे आपका राइटिंग स्किल डेवलप होती रहे और धीरे धीरे प्रक्रिया आगे बढ़ती रहे, कि आपको भी लगे कि हाँ थोड़ा सा हम प्रिपरेशन के करीब जाते जा रहे हैं। बात समझ में आ रहा है? और हड़बड़ाना नहीं है और परेशान नहीं होना है, और बाकी लोग दुनिया क्या कर रही है उस बारे में भी नहीं सोचना है कि बाकी हमारा प्रिपरेशन कितना हुआ, क्या होगा, गोपालगंज से होगा कि नहीं होगा, ये फला ऑनलाइन बैच लिया, वो ली है, वो फला ढिमका, वो माहौल बनाया, ऐसा कुछ नहीं दिमाग में लाना है। ठीक है, जो कह रहा है उसको कहने दीजिए, जो सुन रहा है उसको सुनने दीजिए। हमारा क्राइटेरिया बस इतना कहता है कि जो भी हम पढ़ा रहे हैं, हमारी तुलना कौन सर क्या पढ़ा रहा है उससे मत करिए। अब PYQ उठाइए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्री और मेंस दोनों का, और जाकर हमारे नोट्स और तमाम चीज़ों से मिलाइए। अगर प्रीलिम्स और मेंस का क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जा रहा है तो काम खत्म, बाकी बकवासबाजी बातें ज़्यादा नहीं होगी। बात समझ में आ रहा है? तो जो भी पढ़ाएं आप PYQ से जाकर, जैसे 1857 की क्रांति पढ़ाएं, जितने भी डायमेंशन से पढ़ाएंगे उतने डायमेंशन से अलग से मेंस के क्वेश्चन आ ही नहीं सकता है। अब आपके जगह पे हम तो नहीं लिखेंगे ना, लिखना तो आप ही के है। तो जितना हम चीज़ पढ़ा देंगे, जितने डायमेंशन से आपको पढ़ा देंगे उतने डायमेंशन आप अच्छे से कंप्लीट कर ले तो 1857 की क्रांति कितना घुमा के क्वेश्चन पूछ देगा, आराम से कुछ ना कुछ आप उसमें लिख कर आ जाएंगे। ठीक है, और आंसर राइटिंग से आप डरिए मत कि आंसर राइटिंग बहुत बड़ा चीज़ है, ऐसा कुछ नहीं है। बस थोड़ी सी चीज़ें जो आंसर राइटिंग में चाहिए, एक साफ सुथरी होनी चाहिए, मतलब साफ साफ, और दूसरा
कि स्पेलिंग मिस्टेक ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे आप इंग्लिश पढ़ते हैं तो इंग्लिश में सिंगुलर प्लुरल एस लगेगा, ये ई एस लगेगा, ये नहीं लगेगा, वहाँ पे द का प्रयोग होगा, वहाँ पे एडजेक्टिव आएगा, वर्ब आएगा, पूरा उसका क्रिया विधि पढ़ते हैं। हिंदी में क्यों भूल जाते हैं कि हिंदी में ये सब नहीं होता, हिंदी में भी तो होता है। तो हिंदी का भी अपना व्याकरण है, तो स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए, और दूसरा साफ सुथरा लिखा होना चाहिए, साफ साफ, कि कम से कम आप लिखे तो दूसरा पढ़ ले। नहीं तो हड़प्पा वाला लिपि लिख देंगे, भाव चित्रात्मक लिपि, तो अभी तक इतिहासकार उसको पढ़ ही रहे हैं, अभी तक नहीं पढ़ा गया। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, साफ साफ लिखने का बहुत आपको बेनिफिट है, साफ साफ लिखने का, क्योंकि एग्जामिनर उससे प्रभावित होता है और आपकी कॉपी पे फोकस करता है। नहीं तो पहले ही थोड़ा सा इधर उधर चिथड़ा कर दिए हैं तो फिर वो तो देखने में भी 2 बार सोचेगा ना भाई। एग्जाम्पल, मान लीजिए कि शादी के लिए फोटो वोटो आ रहा है, लड़का लड़की दोनों पे अप्लाई होता है भाई, ठीक है। तो फोटो मान लो कि ठीक ठाक है, लड़का हो तो लड़की का, लड़की हो तो लड़का का। तो शादी करने का मन नहीं होगा, पापा मम्मी पूछेंगे तो अच्छा ठीक है आप कह रहे हैं तो आपको मना नहीं करेंगे, चलिए इस पर सोचते हैं, फोटो सही है। तो अगर फोटो गड़बड़ है, क्या बात कर, अभी पढ़ाई कर, अभी शादी होगा, अभी पॉसिबल नहीं है, कोई शादी नहीं होगा, ये फला ढिमका, उसको क्या कर दे, इग्नोर कर दे। तो वैसे ही आपके एग्जामिनेशन की कॉपी है, जितना साफ सुथरा लिखेंगे एग्जामिनर उतना ही उस पर ध्यान से उसको चेक करेगा। और अपने ही लिख कर, अपने ही काट फाट कर, अपने ही सही कर रहे हैं, इधर उधर कर रहे हैं, तो भी थोड़ा सा चलो उल्टा पुल्टा लिखा होगा, कुछ उल्टे पुल्टे भी चेक कर देता है। इसलिए किसी भी, चाहे आप ग्रेजुएशन का लिखें, चाहे बीएड का लिखें, कुछ भी कॉपी लिखें, भले 2 शब्द कम लिखें, लेकिन राइटिंग से समझौता नहीं, मतलब हैंड राइटिंग से समझौता नहीं। हम लोग 25-30 लोग पेपर दे रहे थे बीएड का हरियाणा से, 5 से 7 लोग मतलब पास हुए, बाकी लोग अभी मतलब वो लोग का नहीं क्लियर हुआ, किसी न किसी सेमेस्टर में फेल हो जाए। तो रीजन, क्योंकि लिखने में कोई कोताही नहीं, भले 2 शब्द कम लिखिए, 2 पन्ना कम लिखिए, लेकिन साफ सुथरा लिखिए। पहला ये क्राइटेरिया है कि साफ लिखिए, कि कम से कम पढ़। अब अभी घबराइए मत कि हमारा सर साफ नहीं लिखते, तो नहीं लिखते हैं तो 2 महीना में सीख जाइए, बोलो ना जी सुनो। अब इसका यही ना उपाय है कि नहीं आता है तो सीखना पड़ेगा। वैसा थोड़े हथियार डाल के भाग गए, नहीं सर हमको नहीं आता इसलिए हम ऑब्जेक्टिव है खाली एग्जाम देंगे। तो फिर बन जाइए कांस्टेबल, रोज दरोगा के डमडमा के जाएगा आपको। बात समझते हैं, कांस्टेबल का नौकरी वाला, मतलब उन लोगों को हम गलत नहीं बोल रहे हैं, फिर भी मतलब ये बात है। तो एक तो साफ, दूसरा स्पेलिंग मिस्टेक कम से कम हो। ये सारा डेवलप कैसे होगा, एनसीईआरटी पढ़ेंगे, किताब पढ़ेंगे, आप पेंसिल राइटिंग करके यहाँ पे सारा फॉर्मेट वगैरह बताया जाएगा, उसके अकॉर्डिंग आप चलेंगे। 6-7-10 महीना के बाद खुद ही धीरे धीरे इतना डेवलप हो जाएंगे कि आपको आभास होने लगेगा कि अब कोई बहुत बड़ी बात नहीं है और आंसर राइटिंग को अच्छा से किया जा सकता है। ठीक है, तो शुरुआत में दिक्कत होगा, अपना ही क्वेश्चन 4 महीने के बाद पढ़ेंगे तो आपको अजीब लगेगा कैसा लिख दिए थे, लेकिन 6-7-10 महीने के बाद जब पढ़ेंगे तब आपको लगेगा अपना क्वेश्चन, तब आपको उस समय के जो क्वेश्चन और इस समय के आंसर राइटिंग में बहुत सारा फर्क मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से बातें हैं। तो ज़्यादा नाखुश नहीं होना है, मूड फ्रेश रह कर हमेशा रहना है, झेलाऊ टाइप नहीं रहना है कि हमेशा दुखी कि का होगा का नहीं होगा, सुखलाइल मुरझाइल जैसा कुछ नहीं रहना है। ठीक है, चेहरे पर हमेशा स्माइल, इतना बात सोच के खुश रहोगे हम ऑफिसर के बनने की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, कोई छोटा मोटा काम नहीं है। ठीक है, जो किसी घर के 10 लोग मिल के नहीं सोच पाते वो हम अकेले सोचे हैं, इतना कम प्राउड वाला बात है भाई। अब बोले 45 लाख लोग हर साल ग्रेजुएशन करते हैं, जिसमें से 5 लाख लोग फॉर्म भरते हैं और 2.5 लाख लोग, उस 2.5 लाख लोगों में से तो एक आप हैं जो परीक्षा देंगे। इसलिए इन सब बातों को मत दिल पे और सीरियसली लिए कि क्या होगा, हमेशा खुश रहिए कि आज कुछ ना कुछ सीखेंगे और अपने प्रिपरेशन को आगे बढ़ाएंगे। और एक बात लिख रख लीजिए, हम लोग के टीचर ने दिल्ली में बताया था कि इस बार मतलब आप लोग सफल होंगे कि नहीं होंगे इस बात की तो हम गारंटी नहीं दे सकते हैं, लेकिन आने वाली जनरेशन जरूर सिविल सर्विस बनेगी, ये हम लिख कर देते हैं। ये टीचर ने बोले तो वहाँ पे विवेक त्रिवेदी भूगोल के टीचर, क्योंकि आपके पढ़े हुए चीज़ों का अनुभव नेक्स्ट व्यक्ति लेगा और वो उसको बेहतरीन तरीके से करेगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आपसे नहीं होगा, बढ़िया से पढ़िएगा, समझिएगा, सारी चीज़ें बताई जाएगी तो क्या नहीं होगा भाई। दूसरे गोले से लोग थोड़े ना आते हैं करने के लिए, सब इसी गोला के लोग करते हैं, लोग किए हैं, लोग करते हैं, आगे भी करते रहेंगे। ठीक है, बशर्ते कि मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, सारी बातें हंसी मजाक चलती रहेगी। घर पे 7-8 घंटा समय किसी भी हालत में अगर नहीं निकल रहा है पर डे, एक दिन नहीं, 7-8 घंटा का समय घर पे नहीं बच रहा है तो फिर इतने बड़े जग में हाथ मत डालना, नहीं तो फिर खुदे स्वाहा होके चले जाइएगा। ठीक है, सीरियसली बात बता रहे हैं, क्योंकि एक लार्ज स्केल पे सिलेबस है, बहुत सारी चीज़ों को इसमें समझना है, पूरा सेल्फ स्टडी करना है, बहुत इसमें
मेहनत और पूरा ये सारी चीज़ें होती हैं, इसलिए इतना हल्के में मत लीजिएगा और उतना भारी में मत लीजिएगा। बस बीच बीच में समझिए, 6-7 घंटा का अपना स्टडी प्लान, सेल्फ स्टडी का 2-3 घंटा का जो भी क्लास होगा वो क्लास, बाकी सारी चीज़ें आपके कंट्रोल में होगी। 6-7-10 महीना पढ़िए, उसके बाद से देखिए अलग माहौल आपको लगेगा और बाकी लोगों से आप तुलना करेंगे या टेस्ट वगैरह देंगे तो उस पर आपका एक अलग लीड रहेगा। फिर बाहर का किसी कोचिंग का कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए, बहुत आप मतलब ठीक ठाक पढ़ लिए तो फिर वहाँ पे अपना अपना मार्क्स देखिए, रिजल्ट देखिए, आपको खुद ही प्राउड फील होगा कि भाई सब बिहार राज्य के बच्चे दे रहे हैं, हमारा रैंकिंग इसमें इतना बेहतर है, तो फिर आपको खुद ही लगने लगेगा कि आप एग्जाम के करीब जाते जा रहे हैं। ठीक है, तो कोई बहुत बड़ा हुआ नहीं है। ठीक है, साधारण स्टूडेंट भी एक अच्छी गाइडलाइन और सही दिशा निर्देश में इसको आसानी से निकल सकता है, बिना किसी टेंशन के, बिना किसी झमेला के। और हमारे जैसे आदमी निकाल सकता है तो आप भी आराम से, क्योंकि हम 2nd डिवीजन में टिक कर रहे हैं। बोलो ना जी उसमें। ठीक है, तो बहुत लास्ट में 10वां में जाके कोचिंग ज्वाइन किए थे लोग, वहाँ से पढ़ते पढ़ते फिर एग्जाम, ग्रेजुएशन के बाद से पढ़ाई चालू की हम सिविल सर्विस का। ठीक है, तो आपको तो बहुत पहले पता चल गया है ना, घर पर अपना कुछ अपना विशेष बैकग्राउंड नहीं था कि किसी को पता हो। एग्जाम देने जाओ तो फिर घर पे बस इतना बता दो कि वीडियो का पेपर दे जा रहा है, बीपीएससी समझाते रह जाएंगे, वो घर वाले इतने भी नहीं समझ। बात समझ में आ रहा है ना? तो उस स्तर से निकल कर आदमी पास, इसका अभी जो आलोक हुआ उसके पिताजी राजमिस्त्री हैं, उसका जब रिजल्ट आया था लोग चौंक, उसको लोग उन लोग जानते हैं कि कमाने कहीं जाता है रोज गोपालगंज बैग लेके। कितने लोग तो अचंभा में आ गए, कैसे मतलब कैसे हो गया इसका नौकरी, वो भी ऑफिसर, सीओ सर्किल ऑफिसर बन गया। तो दिखावा मत करिए कि एक दिन आज पढ़े हैं तो आंसर राइटिंग तो वीडियो बना के 2 डालेंगे सोशल मीडिया पर, पोस्ट करेंगे, 2-4 लोग लाइक करेंगे, फिर उस पर कमेंट शेयर करेंगे, बिना काम का माहौल बनाए हैं जिसका कोई फायदा नहीं। ठीक है, पहले शांति से मेहनत करिए, सफलता आपकी शोर मचाएगी। ठीक है, इसलिए पहले ही भौवा मत बनाइए कि पहले एगो बीपीएससी का बड़का पोस्टर लिख के स्टडी टेबल पे टांग दिया, 2 रील बना के डाल दिए कि अब हमारा तैयारी चालू हो गया। ऐसा कुछ नहीं करना है, शांति से पढ़िए और शांति से प्रक्रिया को आगे बढ़ाइए, आगे आसानी से आप इसको क्रैक कर लेंगे। ठीक है, अभी लेटेस्ट जो 2 काम करना है, एक मेंस का, आज कहाँ है भाई, ब्लॉग से फ़ोन कर रहा है सर जी, छुट्टी है तो छुट्टी में सब स्टाफ छुट्टी में रहता है। बोलो ना जी इसको। नेक्स्ट, तो मेंस का एगो किताब आपको खरीद लेना, 2 ऑप्शन है आपके पास। एक केबीसी नैनो का बुक है, केबीसी नैनो प्रकाशन का, जो सॉल्व है, मतलब उसका आंसर राइटिंग भी नीचे लिखा हुआ है, मतलब क्वेश्चन भी है और आंसर लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये किताब ले लीजिए, या फिर एक ये एडुटेरिया का है, ये भी अच्छा किताब है, इस भी सॉल्व ही है, तो या इसको ले लीजिए। ठीक है, केबीसी नैनो का या फिर एडुटेरिया का, दोनों में से कोई एक ले लेना है, दोनों नहीं लेना है, एक ही लेना है। ठीक है, इस किताब को करना क्या है, इधर बोर्ड पर ध्यान दो। अभी ये किताब को पहले खोलना है और ऊपर से पहले इसमें पूरा क्वेश्चन दिया हुआ है एक लाइन से, पहले एक बार पढ़ लीजिएगा। उसके बाद से रोज वो क्वेश्चन इसमें से निकाल के उसका आंसर पढ़ना है, जो सब्जेक्ट सामान्यतः पढ़ लिए हैं उसका आंसर पढ़िए, समझिए, पढ़िए, समझिए, पढ़िए, समझिए, ऐसे करके प्रक्रिया को पहले आगे जाने दीजिए। ठीक है, कुछ समझ में आए तो ठीक, नहीं समझ में आए फिर भी पढ़िए, आधा घंटा रोज पढ़िए। बोलो ना जैसे। तो वैसे भी बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में फॉर्मेट बनता है, क्या लिखना है, कब क्या बातें लिखनी है, वो सारी चीज़ें धीरे धीरे क्या होगी, डेवलप होगी। बाकी बीच बीच में हम आंसर समझाएंगे कैसे राइटिंग वगैरह होगा, तो चीज़ें आप समझेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत। ठीक है, पहले ये ले लीजिए, एक प्रीलिम्स का ले लीजिए, घटना चक्र का। घटना चक्र का बहुत सारा बुक है, लेकिन ये PYQ अलग है। ठीक है, स्पेशली बीपीएससी के लिए ही है। बीपीएससी का पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, इंक्लूडिंग 69, क्योंकि 17 का भी ऐड नहीं हुआ है। ठीक है, अभी देखो इधर बोर्ड पे, तो घटना चक्र का ये एक ले लेना है, यहाँ तो कोई दिक्कत। ये 2 किताब पहले से अगर कोई है किसी और प्रकाशन का तब मत लीजिएगा, अगर आगे अभी अगर नहीं होगा तो जरूर ये दोनों किताब पहले ले लीजिए। कम से कम जिस एग्ज़ाम में आप उतरने जा रहे हो उस एग्ज़ाम का, ठीक है, हाँ, जिस एग्ज़ाम में आप उतरने जा रहे हो उस एग्ज़ाम का कम से कम पता तो चले क्या कुछ आता है, क्या कुछ नहीं आता है। ठीक है, तो ये PYQ पहले दोनों रख लीजिए। उसके बाद से जैसे ही कल से अब सब्जेक्ट चालू होगा तो सब्जेक्ट के रिगार्डिंग क्या क्या रखनी है, कौन कौन सी किताब फॉलो करना है, कैसा आपका स्टडी प्लान होगा, वो सारी चीज़ें डिस्कस की जाएगी। ठीक है, तो ये 2 किताब खरीदिए। अच्छा, एक काम जो अभी पार्ट 2 और पार्ट 3, अच्छा जो लास्ट ईयर में है वो छोड़ सकते हैं अगर चाहे तो, लेकिन NCERT पढ़ना बहुत ज़रूरी है।
दो प्रकार की किताबें देश में चलती है, एक स्टेट का, जैसे बिहार का बिहार टेक्स्ट बुक या बिहार का अपना बुक होता है बीटीसी जिसको, और एक होता है एनसीईआरटी जो केंद्र सरकार अपना छापती है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि केंद्र सरकार छापती है तो कहने के लिए पतला पतला बुक है, लेकिन पूरा इस पे रिसर्च के बाद से ये सारा किताब बनता है। इसलिए एनसीईआरटी बुक तो पढ़ना जरूरी है, स्पेशली सिविल सर्विस का मेंस आंसर राइटिंग के लिए। ठीक है, 6 to 12 अगर पार्ट 2 और पार्ट 1 में है तो आप 6 to 12 की हिसाब हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी, ये तीन, इकोनॉमिक्स 9-10 में केवल है। इस किताब को आप पटना कोई जाए या फिर यहाँ पे पंडित जी की दुकान पे मिल जाए, क्योंकि ये पटना में भी लोगे तो प्राइस रेट पे मिलेगा, यहाँ पे भी प्राइस रेट पे मिलेगा। ठीक है, तो ये जरूर ले लेना है। फ्लिपकार्ट पे मत जाना, क्योंकि फ्लिपकार्ट पे जीरोक्स बुक सब बेचता है, जिसमें कुछ दिन के बाद वो मिट जाता है। ठीक है, तो धोखा हो जाता है कभी कभी वहाँ पे। ठीक है, तो इसलिए आप कोशिश करना ऑफलाइन मिल जाए, यहाँ ना मिले तो गोरखपुर पक्का मिल जाएगा, पटना पक्का मिल जाएगा। ठीक है, एनसीईआरटी बुक बहुत जरूरी है, आगे क्या इसको पढ़ेंगे कैसे वो आगे समझेंगे। हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी का। ठीक है, उसके बाद से 9-10 में इकोनॉमिक्स का, इकोनॉमिक्स जब पढ़ेंगे तो उस समय हम बताएंगे कि वहाँ उसमें से कौन लेना है। ठीक है, तो एनसीईआरटी का किताब, ये बेसिक बुक्स अभी बता रहे हैं। ठीक है, और बुक्स रखना जरूरी भाई, बिना हथियार का लड़ाई नहीं होता है। ठीक है, तो इतना पैसा व्यवस्था करके और खर्च आपको करना, इन्वेस्टमेंट होगा तभी उसका रिटर्न आगे मिलेगा। ठीक है, तो ये किताब एनसीईआरटी और 2 पीवाईक्यू, इतना आप व्यवस्था कर लीजिए। फिर आगे इसका बैच एक बैच के साथ अटैच होगा जो हिस्ट्री का बैच अभी चल रहा है। रीज़न, क्योंकि इस बैच में हम ज़्यादातर डिस्कस करेंगे मेंस वाली चीज़ें, और इसके पहले वाला सेम हिस्ट्री का बैच चल रहा है, मॉडर्न हिस्ट्री का। तो प्रीलिम्स के बहुत सारी चीज़ें वहाँ से हो जाएगी, और उसी टॉपिक से रिलेटेड बाकी जो मेंस वाला टॉपिक होगा हम बीपीएससी वाले के इस बैच में डिस्कस करेंगे। किसी को कन्फ्यूजन हो गया भाई? अब जो टॉपिक वहाँ पे छूटा है पहले इसमें कराएंगे, फिर उसके बाद से प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, दो बातें समझिए, ये आपका बैच अटैच होगा इसके पहले वाले बैच से जिसमें इतिहास चल रहा है। ठीक है, और जो प्रीलिम्स की जितनी सारी चीज़ें होगी वहाँ से कवर होगी, और फिर मेंस वाला जितनी सारी चीज़ें होगी आपको इस बैच में कराया जाएगा। ठीक है, तो आराम से जल्दी से सब्जेक्ट भागेगा, नहीं तो फिर एक ही क्लास में 1.5-2 घंटा तो फिर टाइम लग जाएगा। 8-10 महीना इतिहास से पढ़ते रह जाओगे, फिर अपना इतिहास नहीं बनाना है, मतलब तो बाद में बनेगा। बात समझ में आया? तो इस तरह से चीज़ें पहले इसको कर लेना है। ठीक है, तो अटैच बैच होगा, बाकी हम उसका टाइम शेड्यूल बताएंगे, अभी 1-2 दिन में इधर टाइम सारा डिसाइड होगा कि अभी कैसे, क्योंकि अभी मौसम 12 तारीख तक अलर्ट है ठंडा का, लेकिन धूप उग गया है, निकल गया है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग देखा जाता है अभी क्या होगा। यहाँ तो कोई दिक्कत परेशानी, एनसीईआरटी और 2 पीवाईक्यू, उसके बाद से हिस्ट्री का बैच, हिस्ट्री से क्लास शुरू होगा, और ये शुरू होगा परसों से। ठीक है, कल ऑफ रहेगा, परसों आप आएंगे 9 बजे। 9 बजे की क्लास में 1857 की क्रांति शुरुआत होगी, उसको आप बस आइए उस दिन। उसके बाद से फिर 10 बजे आपको पूरा स्ट्रेटजी वगैरह हम सारा चीज़ बताएंगे। हिस्ट्री का पेपर दिखाएंगे कि जीएस पेपर 1 में क्या क्या पूछा है प्रीवियस ईयर, कौन कौन सा किताब चाहिए, कौन कौन सा नोट्स चाहिए, कैसे क्या होगा, उस पर सारी डिस्कशन आगे होगा। उसके बाद से बैच 9 बजे हो जाएगा 8 बजे, और बीपीएससी फाउंडेशन बैच की टाइमिंग हो जाएगी 9 बजे। वो कब होगा बुधवार को बताएंगे, कोई दिक्कत परेशानी? ठीक है, क्योंकि 10 बजे 10:30 बजे तक ही हम क्लास ले सकते हैं, मान लो कि ऑफिस भी जाना होता है तो 10 बजे से आदमी निकल जाता है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। हालांकि बिहार सरकार के ऑफिस की टाइमिंग 10:30 बजे है, लेकिन बाकी लोग पहुंचते हैं, सब लोग नहीं, बोलो ना जैसे। ठीक, तो बड़ा पद पे बड़ी नौकरी में रहने का एक फ़ायदा ये भी है कि टाइम टेबल का कोई आराम से जाइए, आराम से आइए, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। बाकी तो जो कलर कुलर टाइप वो तो टाइम से जाते आते हैं लोग, फिंगर मारना है फला टीम का बहुत झमेला है। ठीक है, इसलिए नौकरी भी करिए तो थोड़ा सा बढ़िया से थोड़ा माहौल बना रहे। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? तो परसों वाला है कितना बजे? 9 बजे 1857 की क्रांति शुरुआत होगी। और जिसको अपने आप को मतलब चेक करना है कि पीछे के कितना हम इतिहास पढ़े हैं, तो कल टेस्ट है मॉडर्न हिस्ट्री का, जहाँ से शुरुआत है वहाँ से 1857 की क्रांति तक। तो आकर टेस्ट में कल 9 बजे अपियर हो सकता है, और अपनी जांच पड़ताल भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, तो आपकी कितनी पकड़ है वो भी पता चल जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी? ठीक है, फिर तो आइए परसों से बीपीएससी फाउंडेशन वाले, और बाकी तो क्लास अपना जो है वो शेड्यूल चलता रहेगा। कुछ सवाल होगा लेना है? हाँ, 1 मिनट रुको, रुको 5 मिनट रुको, कोई मतलब कोई ज़रूरी बहुत नहीं है तो 5 मिनट और समय दीजिए। हाँ पूछो भाई, आप पूछिए। हम्म। हाँ हाँ है, पंडित जी की दुकान में मिल जाएगा। बोर्ड पे देखो इधर, 1 मिनट।
एक मिनट देखो। अच्छा, दो काम और दो तीन काम जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो आज ही से चालू कर देना, भले आपको बोरिंग लगे, नीरस लगे, कुछ भी लगे। एक तो न्यूज़पेपर रोज पढ़ना, ठीक है। बीपीएससी या किसी भी सिविल सर्विस का मेंस का एग्जाम पास करने के लिए न्यूज़पेपर जरूरी ही नहीं, बहुत जरूरी है। और नहीं पढ़ेंगे तो भुला जाइए कि आप ऑफिसर बनेंगे, इतना जरूरी है। पूछिए काहे? एक तो करंट अफेयर्स का सारा क्वेश्चन उधर से मतलब ठीक ठाक मैच करेगा। दूसरा, आपका रीडिंग स्किल बढ़ेगा, शब्द का भंडार आपके पास बढ़ेगा, कैसे लिखा जाता है, समझा जाता है, कहाँ से पैराग्राफ, एनम तेनम, कमा, पूर्ण विराम, चंद्र बिंदु, सारी चीज़ें, खबर भी पता चलेगी कि देश दुनिया में अभी कौन सी घटनाएं चल रही है। जैसे आज पूछे आपसे कि आप सिविल सर्विस का तैयारी कर रहे हैं, इतना तो पता होना चाहिए कि आज के डेट में देश दुनिया में क्या चल रहा है। तो दो चार पांच लोग कुछ कुछ बता देंगे, बाकी लोग को कुछ नहीं पता हो। रीजन, क्योंकि आप न्यूज़पेपर को फॉलो नहीं करते, ठीक है। जो बहुत ही जरूरी है, किसी भी पास व्यक्ति से आप पूछ लीजिए, बिना न्यूज़पेपर का कोई काम नहीं बनने वाला है। बात समझ में आया? न्यूज़पेपर कौन पढ़ना है, एक मिनट बस समझ लेंगे। दैनिक जागरण का पेपर आता है नेशनल एडिशन, दैनिक जागरण का नेशनल एडिशन ऑफलाइन नहीं मिलेगा। बोर्ड पर देखो, आपके यहाँ जो भी टाउन में पेपर आता है सब लोकल पेपर होता है, जिसमें गोपालगंज के बारे में 4 पेज लिखा होगा, मुर्गा खाने से इस बारात में मारा मारी हुआ, यहाँ पे 2 लाश मिला, मुख्यमंत्री के आगमन से पूरा शहर चकाचक, जिसका बीपीएससी के एग्जाम से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। इसलिए इस टाइप का न्यूज़पेपर मतलब लोकल न्यूज़पेपर का कोई अहमियत नहीं है आपके एग्जामिनेशंस में, ठीक है। तो फिर पेपर वो मिलेगा कहाँ से, एक मिनट देखते हैं। लेटेस्ट पेपर जैसे अभी हैं, ये आपका दैनिक जागरण का नेशनल न्यूज़पेपर है। राष्ट्रीय जागरण 4 जनवरी का है, आज का भी नहीं आया हुआ। इसमें बहुत कम भटकाव है इस न्यूज़पेपर में। जनसत्ता, हिंदुस्तान, ये भी सब है, लेकिन उसमें भटकाव बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो वहीं पे कदम रखिए जहाँ पे भटकाव कम है, ठीक है। तो ये दैनिक जागरण का नेशनल न्यूज़पेपर मात्र 14 पेज में है, जिसमें लगभग देश दुनिया की सारी घटनाओं को कवर कर दिया गया है, ठीक है। अब इसमें बाद में किसी क्लास में हम चर्चा लेंगे कि इसमें से किस खबर को आप इंपॉर्टेंस देकर अच्छा से पढ़ेंगे, कैसे इस पेपर को समझना है और कैसे इसमें से चीज़ों को अपने लिए बाहर निकालना है, ठीक है। ये नेशनल न्यूज़पेपर है। अब ये कहाँ से मिलेगा? तो पहली बात तो ऑफलाइन नहीं मिलेगा, हार्ड कॉपी इसका दिल्ली, पटना, बड़े सिटी में ही मिलता है, यहाँ गोपालगंज तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ये मिलेगा आपको गूगल पे जाकर दैनिक जागरण ई न्यूज़पेपर पे डालना होगा, आपका जो ईमेल आईडी रजिस्टर्ड होगा वहाँ से। 54 रुपया मंथली है इसका चार्ज, ठीक है। या तो आप मंथली लीजिए, चाहे 200 समथिंग रुपया वार्षिक है, ठीक है। उसको आप इसका सब्सक्रिप्शन लीजिए और रोज़ इसको अपने मोबाइल फ़ोन पे डाउनलोड करके आधा घंटा 45 मिनट इसको रोज़ पढ़ना है, ठीक है। तो ये आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। दूसरे के भरोसे टेलीग्राम चैनल बहुत जगह पे आता है, यानी कभी आएगा कभी नहीं आएगा, बोलो ना जी नो, तो उस पर नहीं जाना है, ये सब्सक्रिप्शन ले लेना है और गूगल से रोज़ अपने फ़ोन में इसको पढ़ते रहना है। बात समझ में आया? ठीक है। कैसे इसको पढ़ना है वो आगे कल के क्लास में 1-2 और साइट है जहाँ से ज़रूरत की चीज़ें मिलती है, उन सारी बातों पे बुधवार को डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी? तब तक आज वाला वो भेजेंगे, 5 तारीख वाला हम डाउनलोड करके भेजते हैं, क्योंकि इसका सब्सक्रिप्शन है मेरे पास, डाउनलोड करके भेजते हैं। आप कम से कम पढ़ लीजिएगा आज या कल वाला, क्योंकि हमको आगे समझाने में आसानी रहेगा, ठीक है। तो आज और कल वाला 2 दिन पढ़ लीजिएगा कि कैसे ये न्यूज़पेपर का फॉर्मेटिंग किया गया, उसके बाद से फिर आगे इस पर बातचीत करेंगे। कोई दिक्कत? ठीक है। फिर और कोई सवाल तो नहीं है आपका? तो सभा को स्थगित करते हैं और बुधवार को आइए, थोड़े से और धीरे धीरे प्लान को आगे बढ़ाते हैं और प्रक्रिया आगे बढ़ेगा। ओके, धन्यवाद, मिलते हैं। और फाउंडेशन वाले बुधवार को आएंगे अब एक बार, ठीक है। कौ बजे से? 9 बजे से, भूला मत जाना कि जाके फिर कॉल करो, सर कौ बजे से बताए थे भूल गए, ठीक है। ओके, धन्यवाद।